Everyone, how are you feeling today? Happy? All right. So now I welcome you all, and I feel proud that we are a part of this institution, this lovely institution, which not only aims at the pupil's development but also grooms its faculty periodically to update its teachers. I would also like to extend my heartiest welcome to you, sir, for encouraging us and conducting such productive seminars. I would also like to extend my welcome Mr. Devendra Balhara. Give a big hand for him. So he's a PhD in physics, a renowned career counselor, the best educationist, and father of the wonder kid named Yashasvi Balhara. So, sir, your precious words and solutions will enhance our knowledge and would surely help us. Now I'm handing over the mic to you, sir. Thank you. सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आपके बिहाफ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम्स मिली थी कि जो आप फेस करते हैं डेली रूटीन में, क्लासरूम में। कुछ पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स थी और वो प्रॉब्लम्स मुझे ख्याल से एज अ पेरेंट आप भी फेस करते होंगे। हम इन प्रॉब्लम्स को फाइनल जो सेशन होगा हमारा, लास्ट सेशन, आई एम श्योर जब तक हम लोग फाइनल सेशन में पहुंचेंगे तो आपके दिमाग में और आपके जहन में बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी। मतलब मैं टाइम टाइम पे आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करता जाऊंगा, क्योंकि जो हम आज करने जा रहे हैं, जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, उसमें जैसे ही मैं कोई बात कहूंगा तो आपके दिमाग में झट से एक सवाल पैदा होगा। तो वो सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिकली। और अगर वो सवाल मेरी उस थॉट प्रोसेस को या फिर मेरे कहने को या मेरे स्टेटमेंट को चैलेंज करता है तो मुझे और अच्छा लगेगा। मतलब एक तरह से आप ये समझ के चलिए कि यू हैव टू डिनाई मी कि नहीं, आप सही नहीं कह रहे हो, इसी तरह से, या फिर आप उसका कुछ लूप होल निकालने की कोशिश कीजिए। वी विल फाइंड द राइट सोल्यूशन देन। दूसरा, इसके बाद जब हम इस सेशन को कंप्लीट कर चुके होंगे, आज का सेशन नहीं, जो फाइनल सेशन होगा, जब मैं आपको बताऊंगा कि अब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीशन के वर्ज पे है और अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो भी हम आखिरी के सेशन में करेंगे। रीजन बीइंग कि हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि जिनको हम प्रॉब्लम कह रहे हैं, या टीचर्स और पेरेंट्स या सिस्टम या स्कूल जिसको प्रॉब्लम कह रहा है, क्या वो वाकई प्रॉब्लम भी है कि नहीं। वो हम तब समझ पाएंगे जब हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, आज जो ये सेशन है इसका मकसद क्या है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। हमारी सोसाइटी के अंदर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है समझाने के ऊपर। मतलब चाहे हस्बैंड वाइफ हो, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, आपकी मैनेजमेंट हो, हर कोई समझाने पे लगा रहता है और वो ये चाहता है कि आप उनके हिसाब से सोचो, जैसे वो समझा रहा है, जैसे वो कह रहा है। इवन हम अपनी फ्रेंडशिप में भी और बाकी सारे रिलेशनशिप में हम ये कोशिश करते हैं कि सामने वाला हमारे हिसाब से समझे, जैसे हम चाहते हैं। और हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है, समझने का ट्रेंड नहीं है। मतलब अगर मैं कहूं तो एक दूसरे को समझना बहुत लेट शुरू होते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें लिखने की कोई जरूरत पड़ेगी। आप अपने नोट्स रख दीजिए, ये रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, तो जो लिखने की जरूरत पड़ेगी बहुत छोटी सी बात होगी। मैं कुछ भी टेक्निकल बात नहीं करने जा रहा हूं। कुछ जगह पे कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज होंगे सिर्फ, और वो सिर्फ शब्दों तक ही हैं। मतलब जैसे मेरा नाम देवेंद्र है और किसी का नाम, जैसे डॉक्टर साहब का नाम डॉक्टर इंद्र है, तो सिर्फ वो हम दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए वो नाम अलग है, इसको नाम पे ही लेना है, इसको बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन पे नहीं लेना है। सो कुछ टेक्निकल वर्ड्स होंगे, वो सिर्फ टेक्निकल वर्ड्स हैं,
आपको उस बात का मतलब समझना है बस। और वो मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको याद करना पड़े। जब हम इस ट्रेनिंग के एंड तक पहुंचेंगे, आपको अपने आसपास बैठे हुए और रहने वाले हर इंसान के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगनी शुरू हो जाएंगी। मतलब कि जब मैं बता रहा हूँगा तो आपके मतलब बुआ का बेटा, मामा का बेटा, अपना खुद का बेटा, भतीजा, अपने हस्बैंड मतलब अपना वाइफ, और वो सब दिखने शुरू हो जाएंगे कि ये वाला तो ये बंदा है, इसका मतलब ये होता है। क्योंकि हम कुछ एक्टिविटीज को, जैसे हमने उस दिन आई थिंक डिस्कस किया था, एक छोटा सा एक्टिविटी डिस्कस किया था, वो पेन मूव करने वाला, रिमेंबर है ना? तो उस एक्टिविटी को हम सिर्फ एक्टिविटी के तौर पे देखते हैं, हम उस एक्टिविटी का मतलब क्या है ये नहीं समझ पाते हैं। सो टेक्निकल उस पे ना जा करके हम लोग एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आई एम श्योर, क्योंकि मेरा अभी तक का रिकॉर्ड यही रहा है कि जिन लोगों ने ये ट्रेनिंग कंप्लीट की है, आफ्टर द ट्रेनिंग यू विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। मतलब कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन होंगे। हाँ, मेरी बातों को एज इट इज मत मानिएगा। जहां आपके पास कोई रीजन ही नहीं है नहीं मानने का, फिर तो मान लीजिएगा। बट इफ यू हैव सम स्पेस फॉर क्वेश्चन, देन रेज योर क्वेश्चंस। सो स्कूल क्या करता है, टीचर क्या करता है, स्टूडेंट क्या करता है, क्यों करता है, इन सारे सवालों के जवाब आपके पास होंगे। अब अगर आपके पास एंड ऑफ द सेशन या एंड ऑफ द टॉक आपके पास ये क्लैरिटी हो कि भाई ये बच्चे में इस बात की खासियत है, ये कमी है, ये दूर नहीं हो सकती, ये दूर हो सकती है, अगर आपको क्लियरली पता हो। अदरवाइज हम क्या करते हैं, मतलब 10 साल की शादी के बाद हम ये मानना शुरू करते हैं कि जा तेरे को नहीं समझ आएगा। अदरवाइज 10 साल तक समझाते रहते हैं कि तेरे को समझ नहीं आता, तेरे को समझ नहीं आता, काइंड ऑफ। तो एंड ऑफ दी मतलब बहुत लंबा टाइम गुजारने के बाद हमें यह पता लगता है कि नहीं समझ आएगा इसको। सो जब आपको यह मालूम पड़ जाए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी भी नहीं बदलेंगी, ना आपके स्पाउस में बदलेंगी, ना आपकी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे में, और ना आप में, तो उनको जोर लगाने की जरूरत क्या है बदलने की? मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है कि उनके हिसाब से आपको एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा। इफ यू विश, जो डिजायर चेंज चाहते हो वो नहीं बदलेगा। हाँ, जो चीजें चेंज की जा सकती हैं, डेवलप की जा सकती हैं, वो भी मैं एंड ऑफ द सेशन बता दूंगा। मतलब वो आपको पता चलता जाएगा वैसे भी साथ के साथ। और फिर हम उनको कैसे बदलना है, कैसे डेवलप करना है, हम एक एक चीज के ऊपर लास्ट तक डिस्कस करेंगे। दूसरा मतलब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें ये चीज कहां मदद करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। कहां मदद करेगी का मतलब कि जो ट्रेनिंग आपकी खत्म होगी, यानी जिस ट्रेनिंग को हम एंड करेंगे, वो ट्रेनिंग आपकी जिंदगी में आने वाले हर शख्स के लिए जरूरी होगी। मतलब उसको हेल्पफुल होगी। कहने का मतलब कैसे हेल्पफुल होगी कि जिसके बच्चे अभी तक पैदा भी नहीं हुए हैं उनको आप पेरेंटिंग में हेल्प कर पाओगे। कि तुम्हारे घर में एक बच्चा जन्म लेने वाला है और बच्चे को हम एक अलग कॉन्सेप्ट से देखते हैं आज तक, और अब एक नया कॉन्सेप्ट नया नहीं है, जस्ट वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ हमने उसको थोड़ा सा बड़ी ऑब्जर्वेशन के साथ और एक ब्रॉड व्यू में देखने की कोशिश की, तो हमें उसका एक दूसरा पहलू नजर आया, विच इज बेटर देन द एग्जिस्टिंग वन। तो आप उनको मदद कर पाएंगे। लेटर ऑन जो बच्चे अभी स्कूल में नए नए एंटर किए हैं, तो उनके पेरेंट्स को आप ये समझा पाएंगे कि अगर आपका बच्चा इस तरह बिहेव करता है तो उसका ये मतलब है। उसके बाद क्लासरूम कंडीशंस में आपका कोई बच्चा समझ ही नहीं रहा है, समझने को ही तैयार नहीं है, तो उसका क्या रीजन है
उसको वो सीख नहीं पा रहा, उसका क्या रीजन है, उनके हर सवाल का जवाब आपको एंड तक मिल जाएगा। उसके बाद जब बच्चे ने करियर सिलेक्शन करना होगा तो आप उसको किस बेसिस पर सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आज आप किस बेसिस पर सजेस्ट करते हैं कि जहां आपको अच्छा लगता है या आपको जहां स्कोप नजर आते हैं, आप वही तो सजेस्ट करते हो। इसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपका क्राइटेरिया बदल जाएगा सजेस्ट करने का भी, तब आप सजेशन देंगे उनको उनके हिसाब से। उसके बाद ये आपको ट्रेनिंग मदद करेगी उन आदमियों को हेल्प करने में विच आर गोइंग टू बी मैरिड। कल को उनकी शादी होने वाली है तो उनका स्पाउस किस किस तरह का हो सकता है, ये अगर आपको पहले ही मालूम हो, यानी प्री मैरिटल काउंसलिंग में आप मदद करेंगे उनकी। शादी के बाद इश्यूज आ रहे हैं, उन इश्यूज को अच्छे से समझने में ये चीज आपकी मदद करेगा। मतलब उसके बाद कोई एक बंदा है जो रिटायरमेंट के नजदीक बैठा है एंड ही सेज कि जैसे मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब 50 साल हमने जिंदगी के गुजार दिए और पता नहीं, मतलब पैसा भी है, दौलत ताकत सब कुछ है, बट कुछ मिसिंग है, नॉट फीलिंग दैट वे, मतलब हैप्पी नहीं हूं मतलब अपनी जिंदगी से। तो वेयर इज दैट अल्टीमेट हैप्पीनेस हिडन ओवर देयर? Basically, at the end of the training, you all will be able to recognize exact ultimate happiness किसी पर्सन की क्या है। क्लियर? बस इसमें एक चीज होगी कि आप अपनी नहीं बता पाएंगे, इस ट्रेनिंग के बाद ना आप खुद की नहीं ढूंढ पाएंगे। रीजन बीइंग कि हम अपने आप को कभी भी रैशनल एनालिसिस नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत क्लियरली साफ साफ बताने का और खुद से भी पूछकर खुद से भी जवाब देने का ट्रेंड नहीं है। तो दैट्स वाई हो सकता है कि आप खुद के बारे में जजमेंट थोड़ा गलत कर लें। सो जब भी आप बात करेंगे आप किसी और के रेफरेंस में करेंगे, खुद को ध्यान में रख के नहीं बात करेंगे। समझ रहे हैं आप? कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ कहने जा रहा हूं, आप उसको खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करने लगेंगे और कहेंगे कि सर नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप खुद के लिए करने के लिए आपको कम से कम 50-100 लोगों को काउंसिल करना पड़ेगा, देन आपको समझ आएगा कि मैं वो क्यों करता हूं या मेरा बिहेवियर वो क्यों है या मैंने उसको किस एंगल से एनालाइज किया, एक्चुअली वो किस एंगल से एनालिसिस होना चाहिए था। जैसे हमें अपना चेहरा देखने के लिए या तो सामने किसी को खड़ा करना पड़ेगा अपने बारे में बताने के लिए, या फिर आईना रखना पड़ेगा। इट्स लाइक दैट। आप खुद अपना चेहरा नहीं देख सकते ना, तो इसी तरह से ना ही आपने बहुत सीरियस लेना है इस टॉक को। इट्स बहुत ही एक तरह से कैजुअल टॉक है ये, बिकॉज कहने को ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बट एक्चुअली ये ह्यूमन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आपको इंसान समझना आ गया, इससे बेहतर आप कुछ नहीं। एंड देन आई वुड एक्सपेक्ट कि उसके बाद से जब हम आखिर तक पहुंचेंगे तो आप तक उम्मीद होगी कि मेरा एक्चुअल मकसद समझ में आया आपको कि मैं किस मिशन पे निकला हुआ हूं, और आप इस पॉइंट पे जान पाएं कि आपका रोल अब सोसाइटी में क्या होगा। एज ए टीचर तो आप अपना रोल अदा कर ही रहे हैं, टीचर के बियॉन्ड, मतलब जो रियल में टीचर का जो काम है वो आपको आखिर तक शायद समझ में आए, और आए तो उसके बाद आई होप कि वी विल मूव फॉरवर्ड। सो एक भी पर्सन ऐसा नहीं होगा सोसाइटी का जिसको आप अफेक्ट नहीं करेंगे इस ट्रेनिंग के बाद। सो इट्स गोइंग टू बी रियली अ लाइफ चेंजिंग पार्ट। हम लोग शुरुआत करते हैं इस बात को समझने में कि इंसान सोचता कैसे है। जितने भी एग्जिस्टिंग लोग हैं या जितने भी, जब भी कोई आदमी रिसर्च करता है तो वो रिसर्च करता है बहुत से लोगों पर, एक सैंपल लेता है वो। मेरा सैंपल अभी तक के रिसर्च किए गए सभी लोगों से सबसे ज्यादा बड़ा सैंपल है। आमतौर पे एक पीएचडी स्कॉलर जो होता है वो मेरे ख्याल से 200-300 का ही सैंपल लेता है, मैक्सिमम 500 का सैंपल लेता है।
मेरा सैंपल जब शुरू किया था इट वाज ऑफ 10,000 पीपल, मतलब 500 का सैंपल नहीं लिया था, 10,000 के सैंपल से मैंने शुरू किया था। उस सैंपल के बाद हमने एक पैटर्न बनाया, कुछ चीजें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी। इट वॉज नॉट, आई वुड नॉट से कि ये प्योरली मेरी रिसर्च है, क्योंकि रिसर्च कभी किसी की प्योर नहीं होती है। रिसर्च का क्या ट्रेंड होता है कि आज अभी तक मैंने जो फाइंड किया मैं उसको डॉक्यूमेंटेड कर दूंगा, अब जो अगला बंदा आएगा वो मुझे पढ़ेगा और वहां से शुरू करेगा। यही रिसर्च का ट्रेंड होता है कि जहां तक मुझे समझ में आया मैंने वो बता दिया, अब उससे आगे आपको समझ में आए तो आप उसके ऊपर काम कीजिए। तो हर रिसर्च का यही ट्रेंड रहता है। तो जहां तक ऑलरेडी रिसर्च हो रखी थी उससे कुछ आगे रिसर्च हमने कर रखी थी। आगे रिसर्च में सबसे मेन बेसिक जो हमारा फंडा था वो था प्रैक्टिकल नॉलेज का। सो प्रैक्टिकली मैंने बहुत काम किया हुआ था। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि आई एम द फर्स्ट एंड द ओनली पर्सन जो इस फंडे पे ग्राउंड लेवल पे काम कर चुका है। ग्राउंड लेवल पे कैसे काम कर चुका है ये आपको समझना पड़ेगा कि जैसे मैं, हमारे यहाँ क्या है सोसाइटी के अंदर या हमारे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको क्या मिलेगा कि जो साइकोलॉजिस्ट है, जो आपको साइकोलॉजी समझाने आया है, उसने कभी क्लास में पढ़ाया नहीं है। ही डजंट नो कि क्लासरूम कंडीशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। वो मतलब ऐसे ही कुछ थ्योरेटिकल और टेक्निकल और कुछ आइडियलिस्टिक बातें कह जाएगा और वो हमारे ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट आपको लगेगी ही नहीं कि यार ये प्रैक्टिकल नहीं है। वो ठीक है, समझने के लिए ठीक है, याद करने के लिए ठीक है, पेपर देने के लिए ठीक है, बट क्लासरूम कंडीशंस में हम कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब मजबूर पाते हैं कि हम उनको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। फिर वो जो साइकोलॉजिस्ट है उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि मेरे पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के हेड ऑफ द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। दैट्स व्हाई आई नो कि जब वो उस बेसिक से फंडे को नहीं समझ पा रहे तो हाउ वुड दे काउंसिल। फिर मैंने देखा, मैंने पूछा भी उनसे और बातचीत की, थोड़ी डेप्थ में जाने की कोशिश की कि जैसे कोई आता है, मैं देखता हूं, मैं पूछता हूं मैडम आप तो हेड ऑफ द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट हैं, तो आप लोगों को काउंसिल कैसे करते हैं? तो उनका जो फंडा है मैक्सिमम लोगों तक वो क्या होता है कि वो कहते हैं कि सर एक्चुअली ना हर आदमी भरा हुआ पड़ा है, उसको ये फील होता है कि उसकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो हम तो ना एक पंचिंग बैग की तरह काम करते हैं कि सामने वाला आए और अपना वो उगल जाए, वो इतने में ही शांति फील कर लेता है। वो कहता है कि हाँ फर्क है। जैसे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दवाई का होता है ना, मेरी दादी थी ना, उसको दर्द कुछ भी हो जाए, कहीं पे दर्द हो जाए, वो एक ही टेबलेट लेती थी, वो हरे वाली ला दे, ठीक है, तो वो हरे वाली से आराम हो जाता था उसको। वो काइंड ऑफ वो जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ऐसे हरे वाली टेबलेट काम कर रहे हैं बस, क्योंकि वो उस पॉइंट पे जा ही नहीं रहे। अगर जा रहे होते तो आप सोचिए 20 साल पहले और आज के एजुकेशन में कितना सुधार हो गया होता। मतलब मैं किसी यूनिवर्सिटी में अगर जाता हूं, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से पूछता हूं, किसी से भी मैं उनसे ये पूछता हूं कि सर यू आर द सीनियर मोस्ट पर्सन ओवर हियर, मुझे सिर्फ ये बताइए एजुकेशन, मतलब जो बीएड एमएड और जेबीटी कराते हैं उनसे, कि आप यहां 20 साल से टीचर्स तैयार कर रहे हैं। भाई बीएड अगर आप करवा रहे हो तो यू आर एक तरह से जनरेट कर रहे हो, टीचर्स बना रहे हो। तो हम उनसे पूछते हैं कि आपने अपने करियर में ऐसे कितने टीचर तैयार किए जो सोसाइटी में एजुकेशन की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम कर रहे हैं, या जिन्होंने एजुकेशन के लिए पॉजिटिव वे में काम करना शुरू किया। और अगर मैं उनसे नाम पूछूं तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उनके पास एक नाम नहीं है पूरी की पूरी जिंदगी में। आप अपनी जिंदगी में देख लीजिए, आपके बीएड के जो स्टूडेंट्स थे आपके साथ, जो एमएड के थे या जो स्कूल में थे, कितने लोग हैं जो एजुकेशन की उस लेवल पे काम कर रहे हैं कि रियल में एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। एवरीवन हु इज
गोइंग थ्रू दीज कोर्सेज वो सिर्फ नौकरी ले रहा है या तो सैलरी पर्सन बन के रह गया है और रियल में टीचर वाला काम वो भूल गया। क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि टीचर जो है ना वो सबसे बगावती कौम होनी चाहिए, जिसके सेंटर में सिर्फ एक ही शख्स होना चाहिए और वो है बच्चा। जो चीज बच्चे का नुकसान करती है, जो चीज बच्चे को खराब करती है, ये समझ लीजिए कि आप अपनी औलादों को खराब कर रहे हो। क्योंकि अगर आपके स्कूल का एक बच्चा खराब हो रहा है और वो आपका नहीं है, तो ध्यान रखिएगा जिस दिन उसके हाथ में बंदूक होगी, जिस दिन उसके हाथ में नशे का इंजेक्शन होगा, वो दिन दूर नहीं है कि वो बंदूक की गोली आपके बच्चे को लगेगी और वो इंजेक्शन एक दिन आपका बच्चा भी लेना शुरू करेगा। ये गारंटी है। इसीलिए सोसाइटी के किसी एक भी बच्चे को आप छोड़ नहीं सकते, अनअटेंडेड, अनएड्रेस्ड और ऐसे लाइट नहीं ले सकते। तो आपका यह दायित्व बनता है, चाहे वो आपके स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो आपके पड़ोस का बच्चा हो, सोसाइटी से बिलोंग यहां आपकी नजदीक की करता हो या दूर की करता हो, उस बच्चे की पॉजिटिविटी के लिए आपको लड़ना बनता है। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आपके बच्चे के लिए कोई नहीं लड़ेगा, यह ध्यान रखिएगा। इसलिए सबसे बगावती कौम टीचर को मैं मानता हूं, क्योंकि सबसे समझदार हमें ही तो मानते हैं लोग। आप पेरेंट्स के पास जाएंगे ना, पेरेंट्स जब आपके पास आएंगे, वो इतना अंधा विश्वास करते होते थे, पहले करते थे, अब नहीं करते हैं। पहले वो इतना विश्वास करते थे कि जी आपको सौंप दिया, अब आप इसका जो मर्जी करो। हमने धीरे धीरे वो विश्वास भी खोया और हमने धीरे धीरे अपने अंदर की उस आत्मसम्मान को भी खो दिया। आई थिंक, मतलब मैं महसूस करता हूं इस चीज को कि हमने वो चीजें खोई हैं और इट्स टाइम टू रीगेन ऑल दोज थिंग्स। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप किसी भी बच्चे को ना छोड़ें, जब आप बच्चे के लिए आवाज उठाएं। जहां आपको यह होता नजर आए कि इस बच्चे के लिए गलत हो रहा है, चाहे स्कूल से लड़ना पड़े, चाहे पेरेंट्स से लड़ना पड़े, आपको आगे आके लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ेंगे तो इट्स फॉर श्योर कि आप अपने ही बच्चे का नुकसान कर रहे हो। क्योंकि आज जो सबसे बड़ी कमी हम सोसाइटी में देखते हैं वो है कनेक्शन की कमी। हम कनेक्टेड नहीं हैं, कहीं भी कनेक्टेड नहीं हैं। हम अपनी क्लास में बच्चों से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं हैं। हम अपनी क्लास में, मतलब हम अपनी सोसाइटी में अपने पड़ोस से कनेक्टेड नहीं हैं। मतलब मैं देखता हूं शहरों के अंदर कि भैया हमें रामचंद्र जी के घर जाना है, कि कौन रामचंद्र? हम तो किसी रामचंद्र को नहीं जानते। वो जो फूड डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अच्छा वो शर्मा जी, वो 1470 वाले, ऐसे करते हैं हम। मतलब वी नो द पर्सन्स विद द नंबर, वो फर्स्ट फ्लोर वाले, सेकंड फ्लोर वाले। तो हम कहीं ना कहीं वो कनेक्शन मिसिंग है बहुत ज्यादा, और मुझे लगता है कि इट्स टाइम टू रिकनेक्ट। क्योंकि इतने सालों की इस ट्रांसफॉर्मेशन में, इस ट्रांजिशन में, मुझे नहीं लगता इससे फायदा हुआ सोसाइटी का। अगर आपको लगता है तो यू कैन कैरी फॉरवर्ड, बट मुझे नहीं लगता। दैट्स वाई मैंने सोचा कि एक वक्त आ गया है जब हम रुकें, इसके पे बातचीत करें और इसका सलूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें। और तो कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कनेक्शन कैसे होगा? इसीलिए मैंने कहा था कि हम कोई भी टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप कनेक्शन कैसे महसूस होगा? आपने जिंदगी में किसके साथ कनेक्शन महसूस किया? अच्छा कनेक्शन जिससे बात की, और एनिमल एल्स जिनसे शेयर कर सकते हैं, जो क्लोज हैं, गाइडेंस अच्छी मिलती है, व्यूज मैच हो जाते हैं, जो पेशेंटली सुनता, ट्रस्ट करता है, प्यार करता है, नॉन जजमेंटल होता है। एग्जैक्टली। देखिए, आपने बहुत क्लियरली इसका सोल्यूशन दे दिया। जो बात करता है, ट्रस्ट करता है, प्यार से बोलता है, नॉन जजमेंटल होता है, एवरी लाइन इज अ सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है
कि जो इंसान आपको कुछ कह रहा है, आप उसके बारे में जजमेंट पास मत कीजिए। वो आदमी उस आपसे एकदम कनेक्ट हो जाएगा। उसको समझाने की कोशिश मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, वो एकदम कनेक्ट हो जाएगा। आप क्लासरूम में जाके अगर आप ये बोल देंगे कि बच्चों आज जो है, आज हम एक नई तरह की क्लास शुरू करेंगे, आप अपनी क्लास में वाहियात से वाहियात चीज बोल सकते हो, आप मेरे बारे में मुझे गाली दे सकते हो, आप मुझे कुछ भी कह सकते हो। यू विल सी, मतलब मैंने देखा ऐसा, मैं जब, क्योंकि मैं जो बात कह रहा था कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो एज अ पेरेंट अपनी पूरी ड्यूटी नहीं कर पा रहा, तो उसे पेरेंटिंग की प्रॉब्लम्स नहीं पता क्योंकि वो नौकरी कर रहा है। एज अ टीचर वो नहीं है क्लासरूम में बैठा हुआ, वो टीचर को साइकोलॉजी का इतना नॉलेज नहीं है। तो टीचर जो क्लास में बच्चों को ब्लेम कर रहा है, वो अपने घर में अपने बच्चों से वो वही प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, सेम प्रॉब्लम्स। सो ही डजंट हैव एनी सोल्यूशन। टीचर के पास भी सॉल्यूशंस नहीं है क्योंकि वो प्रॉब्लम्स उसको घर में भी आ रही हैं, एंड इट्स हैपनिंग विद मोर देन 95% टीचर्स। सो इसका मतलब है टीचर को भी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो टीचर को भी समझ नहीं आ रहा, साइकोलॉजिस्ट को भी नहीं आ रहा, फिर आप पेरेंट्स से कहां उम्मीद करते हो कि उसको कुछ समझ में आता होगा? पेरेंट्स से तो आप उम्मीद करते ही नहीं। और फिर बच्चा, वो ऐसी जगह खड़ा है, आमतौर पे देखो छोटा बच्चा है, वो अपने आप को राजा समझता है। वो अपने पापा की दाढ़ी जब मर्जी पकड़ के खींच सकता है, मां के बाल नोच सकता है। इस तरह से आप देखेंगे कि वो फीलिंग है उसकी कि अपन की चलती है यहां पर, नहीं मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये काइंड ऑफ दिस थिंग, मतलब वो अपनी चलाना चाह रहा है। थोड़ा बड़ा होता है तो वो एडोलसेंट पीरियड के जो चेंजेस आते हैं फिजिकल, उस वक्त वो वैसे राजा वाली फीलिंग में होता है। मतलब कोई कैसे समझा दे उसको, उससे समझदार कोई नहीं होता है। तो इस तरह से उससे बड़ा होने के बाद तो फिर वो अपने आप को समझदार ही मानने लग जाता है। सो वो किसी भी स्टेप में आपसे कम समझदार नहीं है। वो चाहे वो 2 साल का भी है, वो आपसे ज्यादा समझदार है, वो आपको मना लेता है अपने अकॉर्डिंगली। तो बच्चे को हम अंडर एस्टिमेट करने की बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। दूसरा, हम उसे अपने तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन बच्चा हो या इंसान हो कोई भी, जब भी आप किसी से बात करेंगे तो पहले झटके में आपकी जो पहले दौर की बातचीत होगी उसमें आप एक दूसरे के बारे में अंदाजा लगाएंगे कि इसका मानसिक स्तर कैसा है, ये मेंटल लेवल में इसकी समझ कैसी है, इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा है, एजुकेशन में ये मुझसे बेटर है कि मुझसे कमजोर है। और इस तरह से हम अपनी लिमिट तय कर लेते हैं। ये बंदा, मतलब आप सेम तरह बातचीत हर किसी से नहीं करते हो। क्लास में देखते हो कि एक बच्चा जो अपनी मानता है उसको धमका भी देते हो, और जो आंख दिखाता है उसको कर अपना काम। हम उससे बचते हैं, अवॉइड कर लेते हैं। मतलब हम भी और बच्चा भी, इवन छोटा बच्चा भी, वो भी अपनी लिमिट टेस्ट करता है। जब रो रहा होता है तो वो देखता है कि जब मम्मी के सामने रोता हूं तो मम्मी मेरी यहां तक मान लेती है, बट पापा मेरी नहीं मानते तो पापा के सामने थोड़ा कम रोता है। जब ये देखता है कि दादी पर्दे वाले कमरे में है और वो मेरे रोते ही भागी आती है कि क्यों रुला रहा है, तो वो ज्यादा जोर से रोता है। सेम बच्चा अपनी लिमिट टेस्ट कर चुका है आपके साथ, और वो कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग में है। सोसाइटी के साथ वो कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग में है। वो देखता है, वो समझने की कोशिश करता है कि मुझे कौन समझ रहा है, और जो उसको समझ रहा है, आप 100% इस बात पे भरोसा कर सकते हो मेरी, कि जिसको आप समझ रहे हैं वही आपको समझेगा। क्योंकि बातचीत के अलावा एक इंटरनल मैसेज भी होता है जो दिल से दिल तक जाता है, जो दिमाग से दिमाग तक जाता है, कि आप जो बोल रहे हैं उसके बैक ऑफ द माइंड आपका दिमाग क्या कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा पर्पस क्या है, बिना बताए समझ में आ जाएगा कि पर्पस क्या है। वो मैसेज डिलीवर हो जाएगा, आप एक्सप्लेन कर पाओ या ना कर पाओ, वो हो जाएगा। समझ गए? तो बच्चा अपनी लिमिट टेस्ट करता है। मैं जब पढ़ाया करता था, वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने एज अ पेरेंट अपने आप को प्रूव किया। मेरा बेटा वंडर किड वाली पोजीशन पर पहुंच गया।
एज ए टीचर मैंने अपने आप को प्रूव किया। मेरी क्लास के हर बच्चे ने स्कोर किया बहुत हाई, वो आपको पता ही है, मतलब लाइक पता है आपको, उस दिन हमने शायद बातचीत की थी। तो एज ए काउंसलर मैंने अपने आप को प्रूव किया। अभी तक मैं लगभग 18,000 ब्रेन स्टडी कर चुका हूं, और 18,000 दिमाग मैंने जो स्टडी किए हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू नो कि मेरी आज तक किसी भी बच्चे के बारे में या किसी भी इंसान के बारे में कही हुई एक सिंगल लाइन भी गलत नहीं गई। सो यू कैन ट्रस्ट मी। और फिर उसके बाद मैंने आपको ऑप्शन भी दिया है कि नहीं ट्रस्ट करो तो सीधा अटैक करो, कोई टेंशन नहीं है। मैं पहला ऐसा टीचर मैंने देखा अपनी जिंदगी में जो क्लासरूम में घुसते ही अपने बच्चों को यह बोलता होता हूं हमेशा। जब मैं पढ़ाता था, मैंने 2015 के बाद पढ़ाना बंद कर दिया था, तो मैं बच्चों को हमेशा यह बोलता था कि आज से तुम एक नए टीचर से मिले हो, अब तुम मेरी क्लास में आ गए हो, अब तुम्हें मेरी क्लास में फुल बकवास करने की अथॉरिटी है। अब जब उनको यह पता लगता है कि बकवास करने की अथॉरिटी है और वो कुछ भी वाहियात भी बोल सकते हैं, तुम मुझे ब्लेम भी कर सकते हो, मेरे ऊपर शब्दों से अटैक भी कर सकते हो, फिजिकल मत मारना। तो बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे अपनी लिमिट टेस्ट करते हैं। आप तो मानते ही नहीं हो, आप तो कहते ही नहीं हो, आप ये नहीं करते हो। कई बार मेरे जूतों पे कह दिया कि आपके तो 3 दिन हो गए आपने जूते ही पॉलिश नहीं करे। मतलब वो ट्राई करते हैं कि देखता है हमारा टीचर कौन सी बात से ऑफेंड होता है, कौन सी बात से परेशान होता है। एंड जब वो देखते हैं कि ये परेशान नहीं हो रहा बंदा, देन दे ट्राई समथिंग एल्स। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास आमतौर पे जो 8वीं से बड़ा बच्चा मेरे पास पढ़ने के लिए आएगा, वो पूरी क्लास, जैसे 20 बच्चों की एक क्लास है मेरी, मैं 20 से ऊपर बच्चे नहीं लेता होता था, तो उसमें उनको मैं एक अथॉरिटी देता था, उन बच्चों को एक परमिशन देता था कि तुम्हारे को पूरे दिन में 24 घंटे में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तुम मुझे कॉल करोगे। तुम किसी से पूछोगे नहीं, गूगल पे नहीं जाओगे, किताब को रेफर नहीं करोगे, तुम मुझे कॉल करोगे। चाहे तुम्हें जब भी प्रॉब्लम आए, शाम को 8 बजे आए, रात को 10 बजे आए, रात को 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, जब तुम्हारे को प्रॉब्लम आए तुम मुझे कॉल करो। तो जो 10वीं वाला बच्चा है, जो 9वीं वाला, जो अपने आप में तगड़ा राजा है, मतलब 11वीं 12वीं तला, वो क्या करता है, पूरी क्लास बैठ के प्लान करती है। मैं 10:30 कॉल करूंगा, तू 11 बजे करियो, तू 11:30 करियो, तू 12 करियो, आज हमने सोने नहीं देना इसको। मतलब दिल टेस्ट द लिमिट। उसके बाद वो मतलब कॉल करेंगे, रात को 3 बजे भी कॉल आ रही है, 3:30 भी आ रही है, 4 भी आ रही है, 4:30 भी आ रही है। एंड फिर अगले दिन वो मुझे बोलते हैं, सर आप सोते किस टाइम हो? तो मैं बोलता हूं कि मैं सोता रहता हूं सर, लेकिन फोन उठाओ तो पहली बेल में फोन उठता है। मैं उनको फिर बताता हूं कि तो इसका मतलब मैं जागता भी रहता हूं। तो दिन में तो आप यहां हमारे साथ होते हो, रात में आप पूरी रात फोन भी अटेंड कर रहे हो, हाउ इज दिस हैपनिंग? मैं कहा देखो, मैं टीचर हूं तुम्हारा, मैंने तुमको बोला है कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं 24 घंटे, तो यू नीड टू एक्सेप्ट, नहीं तो तुम ट्राई करके देखते रहो। एंड वो एक ही दिन परेशान करके उसी दिन ये महसूस करते हैं कि इसने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है। आपको टेस्ट करेंगे जो आप कह रहे हो। जैसे बच्चा को आप कहते हो ना, हम बेटा सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, बट समटाइम्स आप फोन पे लगे लगे उस बच्चे को कह देते हो 2 मिनट रुक, तो आप मैसेज देते हो कि जो कहा था कि हमारे लिए कर रहे हो, फोन पे तो आप छोड़ ही नहीं रहे फोन को तो मेरे लिए। वो ऐसे करके आपको छोटी छोटी बातों पे नोटिस करता है, इतनी छोटी बात पे नोटिस करता है कि मैं आपको अभी अभी एक सबूत देता हूं। जेंटलमैन का एग्जाम्पल आप मनीष सिसोदिया से सुनते ही होंगे, सुनते जब हम इस पे बात करते हैं। जेंटलमैन कौन होता है?
मतलब अगर आपको 4 तस्वीरें हों और उसमें से बोला जाए कि जेंटलमैन छांटो इसमें से, तो किसको छांटोगे आप? दिमाग में क्या आया जेंटलमैन आते ही? वेल डिसिप्लिन्ड, वेल ड्रेस्ड पर्सन, मतलब कोट टाई और वो पहना हुआ, है ना? मतलब हमने क्या किया, हमने जेंटलमैन को कोट टाई में बांध दिया। अब एक बच्चे को हमने पेपर से समझा दिया कि ये जेंटलमैन है, ये खेती करने वाला बंदा है, ये सिलाई करने वाला, ये कारपेंटर है। इस तरह से हम उस फोटो से उसको बता रहे हैं। अगर उसका पापा, वो बच्चा गांव में रहता है, उसका पापा किसान है और धोती कुर्ता पहनता है, या वो मैले कपड़े पहनता है, मजदूर है, रेहड़ी पे काम करता है, क्या वो बच्चा कभी अपने बाप को जेंटलमैन मानेगा? मतलब आप सोच के देखो, आप कभी भी नहीं मानेगा वो, क्योंकि आपने उसको जिंदगी किताब से समझाई, क्योंकि आपने उसको पेपर में वो दिखा दिया कि ऐसा जेंटलमैन होता है। मतलब हाउ कैन वी टीच दिस थिंग? हम कैसा कर भी कैसे सकते हैं कि उसको हम पेपर पे एक स्पेसिफिक उस पैराग्राफ या उस खाने में बताया कि ये जेंटलमैन है। तो जब कभी गांव का गुंडा बदमाश कोट टाई में खड़ा होगा और उसका बाप धोती कुर्ते में होगा और हम कहेंगे कि जेंटलमैन छांटो, तो वो पहले जेंटलमैन गुंडे को लगाएगा ना, अपने पापा को नहीं लगाएगा। या किसी और का पापा हो, पड़ोसी हो, चाहे कोई भी, और उसे नहीं पता हो कि कौन सा इनमें से बदमाश है और कौन सा इनमें से क्या है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? इसी तरह से बच्चा जब भी आपकी बात को लेता है, जब भी बच्चा आपकी बात सुनता है, he always test your sentence in 360 डिग्री, एज अ होल लेता है वो। कभी भी उस लाइन को एक लाइन, आपने तो कह दिया नहीं बेटा झूठ नहीं बोलते, आपने तो कह दिया नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, बट आपने देखा भी कि उसका इंपैक्ट उसके दिमाग पे कैसे जाता है। वी डोंट ट्राई, इवन डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुदरत की सबसे बड़ी उपहार है बच्चा, कुदरत का सबसे बड़ी नेमत है बच्चा, सबसे प्योर और सबसे ज्यादा परफेक्ट चीज है बच्चा, बट सबसे ज्यादा इग्नोर्ड चीज बंदा है वो। सबसे इग्नोर्ड कैसे है, मैं आपको कैसे बताऊंगा, इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं और मेरा बेटा, हम गाड़ी पे जा रहे हैं। वो 3 साल की उम्र थी जब उसकी। देखिए, बहुत बार मैं अपने बेटे को कोट करूंगा, यशस्वी को, वो इसलिए क्योंकि ही इज द लिविंग एग्जाम्पल। मैंने उससे कैसे सीखा मैं आपको वो बता रहा हूं बेसिकली, इसलिए उसका एग्जाम्पल ले रहा हूं। इट्स नॉट लाइक कि किसी तरह भी हम उसको वैसे ले रहे हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि मैंने उससे सीखा, उसने मुझे कितना सिखाया। मैं ये कह रहा हूं कि वो कुदरत की सबसे अनमोल चीज है, तो वो फिजूल में मेरे घर नहीं आई है, ये समझ लीजिएगा। वो आपको बताने आया है कि आपकी जिंदगी कैसे होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा आने के बाद जिंदगी टोटली डिफरेंट हो जाती है। इफ यू एक्सेप्ट दैट, तो बहुत ही डिवाइन हो जाती है एक तरह से, मैं ये कहता हूं हमेशा। तो हम ये कह रहे हैं कि वो अपने आप में कंप्लीट है। मुझे ऐसा लगता है, विच आई पर्सनली बिलीव, कि हम उसे कुछ भी नहीं सिखा सकते, और या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि हमें उसे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर हम उसकी बातों को सीरियसली लेना शुरू कर दें तो। हम सीरियसली नहीं लेते, हम उसकी बातों से सीखते नहीं। जैसे मान लो एक बच्चा हमें कह दे, मम्मा आप गंदे हो, मान लो, हम क्या करते हैं अगले स्टेप पे? आपको जब जैसे वो डिक्लेयर कर देता है कि पापा आप बहुत गंदे हो, क्या हुआ, है ना? हाँ, फिर वो आपको बताता है और फिर आप उसको उसका रीजन समझाते हैं कि मैंने तो ये बात ऐसे इसलिए कही थी। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने जो बोला आपकी स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन हो, स्टेटमेंट और बिहेवियर में? अगर बच्चा आपकी स्टेटमेंट और आपके बिहेवियर में कॉन्ट्राडिक्शन देखता है,
वो उसी दिन से आपको सीरियसली लेना छोड़ देगा। उसी दिन से आपकी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेगा। फिर वो ये सोचेगा कि झूठ नहीं बोलते, ये बात कहने को बहुत बढ़िया है, बट जब कभी जरूरत पड़े बोल लेनी चाहिए। बिकॉज हम कहते हैं कि नहीं बेटा, इसको समझाना नहीं था, बताना नहीं था। इफ वी आर्ग्यू, या हम उसके बारे में अपना कोई स्टेटमेंट या जजमेंट दे दें कि मैंने तो इसलिए झूठ बोला, उसका कोई रीजन भी दे देंगे, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। बिकॉज जब आप झूठ बोलने वाली बात कहते हैं तो यू यूज द वर्ड नेवर। नेवर टेल लाइज। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी कभी बोल के जस्टिफाई कर देते हो, तो वो उसको पूरा 360 डिग्री लेता है। इट्स नॉट लाइक कि ऐसे ही ले लेता है। इसी तरह से जब वो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, तब भी वो सराउंडिंग्स को बहुत अच्छे से समझता है। बहुत अच्छे से उसको समझ में आता है कि नहीं आता है। ये तो हमने सुना भी है कि भाई अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था, तो इसका मतलब उसको सब समझ आ रहा होता है। इसका मतलब उसको जन्म से पहले सब समझ आ रहा होता है, अगर वो सच है तो, है ना। और उसके बाद उसने बोलना शुरू नहीं किया। उसने बोलना शुरू नहीं किया बेशक, लेकिन उसने सुनना तो पहले ही मोमेंट से शुरू कर दिया जब वो पैदा हुआ। अब वो ये नहीं समझ पा रहा कि जो आसपास चल रहा है टीवी में, गाने या बातचीत आपकी, कि वो क्या है। शायद वो शब्द जब पकड़ेगा तो समझ में आएगा, लेकिन ये जरूर समझ पा रहा है कि वो बातें किस तरह की हैं। नहीं, मान लीजिए एक छोटा बच्चा ये पर्सनली फील करता है कि मेरे घर में सारा दिन झगड़ा होता रहता है। वो पड़ा है, अब आपके सामने एक चाइनीज बंदा हो, दो चाइनीज बंदे हों और वो आपस में कुछ बात कर रहे हो, आपको उनकी बातें समझ में ना आए, पर बात का मजमून तो समझ में आ ही जाएगा ना, कि लड़ रहे हैं, कि प्यार से कर रहे हैं, कि आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, कि समझा रहा है एक बंदा दूसरे को। इसमें यह भी समझ में आ जाएगा बॉस कौन है और काम नौकर कौन है उसका। यह भी समझ में आ जाएगा पापा बेटा है या पड़ोसी है, यह भी समझ, आपको सब समझ में आ जाएगा। दैट मीन कि आप बिना भाषा को समझे भी उसके ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं। कई बार हम हाव भाव से समझ लेते हैं, चेहरे के भाव से। सो जो बच्चा आपके घर में है, बैठा है, लेटा है, उसको सुनाई नहीं दे, उसको समझ में नहीं आ रहा, बट सुनाई दे रहा है। उसके बाद जब मैं अपने रिसर्च दौर में था, तो हमने हर उम्र के बच्चों से कुछ सवाल पूछे, क्योंकि बच्चे बड़े प्योर होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो सीधा बोलते हैं। जैसे जैसे एक बार क्या हुआ, एक टीवी चैनल पे हम बैठे हुए थे, तो मैंने बोला कि मैं कभी अपने बेटे को डांटता नहीं हूं। मेरा बेटा साइड में बैठा था, कहता हाँ उस दिन डांटा तो था आपने। मतलब उसी टाइम टीवी चैनल पे ही, मतलब उसने मेरी बात को साथ के साथ काट दिया। देन आई गॉट माई पॉइंट कि भाई गलती कर दी, डांट के उस दिन गलती कर दी, बिकॉज ये मेरी उस बात को इतना गहरे से नोटिस कर रखा है उसने मुझे बोल दिया। उस दिन के बाद मैं संभल गया, मैं सुधर गया। मैंने उसको नहीं कहा कि तेरी गलती थी, मैंने इस बात को नोटिस किया कि मैं ये बात यूज नहीं कर सकता कि मैंने कभी नहीं डांटा। हम यहां गलती कर जाते हैं, हम यहां कहीं ना कहीं बड़ा होने का एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, और बच्चा फिर उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में लेता है। फिर वो आपको समझाएगा आगे आने वाले टाइम में, जब आप बूढ़े हो जाओगे और वो जवान, फिर वो वापस आएंगी चीजें घूम के आपके पास, जो आपने उसके बचपन में किया था उसके साथ। 3-3 साल के बच्चों से ना, 4-4 साल के बच्चों से हमने सवाल पूछे कि बेटा बड़े होके शादी करोगे? कह रहा हाँ करेंगे। क्या करोगे? एक कह रहा है मैं अपने हस्बैंड के साथ घूमने जाया करूंगी। एक कह रहा है मैं अपनी बीवी को पिटा करूंगा। उसके घर में ऑलरेडी वो हो रहा है, वो देख रहा है कि मेरा पापा मेरी माँ के साथ क्या बिहेव करता है। उसे नहीं पता फ्रांस में क्या हो रहा है,
उसे नहीं पता इस देश की संस्कृति क्या है, उसे कुछ मतलब नहीं इस बात से पड़ोस में क्या हो रहा है। बिकॉज 3 साल तक तो आप अपने बच्चे को अपने घर से बाहर निकालते ही नहीं हो। तो जो 3 साल तक का बिहेवियर है, पहले 3 साल आपकी बातचीत करने का भी जो मैटर है, इवन आपका लहजा, आपने देखा होगा आपके बच्चे के अंदर सेम लहजा डेवलप होता है। उसकी तरफ से वो ये सोचता है कि दुनिया यही है, जीना ऐसे ही होता है, जिंदगी यही होती है। आप अगर मैक्सिमम यूज करते हो, मैं तो थक गया, मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मेरा तो मूड खराब है, मैं तो बोर हो गया, कभी कभी घूमने भी चला करो, क्या सारा दिन यही करते रहते हो। या मान लो आपके हस्बैंड या आपके मतलब पत्नी कोई भी है, वो आया बाहर से ड्यूटी से, आते ही टीवी खोल लिया, एंड इफ हम उनको टोकते हैं कि क्या आते ही टीवी चला लिया, थोड़ी बहुत देर बच्चों से बात भी कर लेते या थोड़ी बहुत देर ये भी कर लेते, एंड उसका डायलॉग ये आता है, क्या यार अभी तो वहां दिमाग खराब करके आया हूं, थोड़ा सा तो टाइम मिला है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करने दो। टाइम मिला है, एंटरटेनमेंट करने दो, इस बात को बच्चा कैसे लेता है, यू विल नेवर अंडरस्टैंड। वो ये समझता है कि जब भी टाइम हो हमें टीवी देखना चाहिए, तो जब वो उसके पास तो एम्पल टाइम होता है। उसके हस्बैंड ने तो एम ही चलते चलते बोल दिया था कि यार 15 मिनट तो मिले हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी करने दो, थोड़ा सा टीवी देख लो तो क्या हो जाएगा। तो उसके लिए तो वो थोड़े से 15 मिनट है, लेकिन वो मैसेज क्या दिया कि जब भी आप खाली हैं यू कैन वॉच टेलीविजन, एंड देन वो टाइम आपका कई बार छुट्टी वाले दिन सुबह से लेके शाम तक एक्सटेंड हो जाता है, बिकॉज उसका होमवर्क भी पूरा हो चुका है एंड ही डजंट हैव एनीथिंग टू डू। समझ रहे हैं? वो उसको पूरा 360। इसीलिए मैं बता रहा था कि बच्चा आपको समझाएगा, वो बताएगा कि आपने कैसे जीना है। मैंने बहुत बच्चों को ऐसे करते देखा है कि जिनकी मां फोन पे लगे लगे, मान लो वो फोन पे लगे ऐसे करके ना, फोन पे लगे हैं, बच्चा आया अपनी ड्राइंग लेके, मम्मा देखो मैंने ये बनाया, बढ़िया, एकदम ऐसे कर देंगी, वो फोन पे लगी हुई है, ठीक है। वो उसको होल्ड भी नहीं करते हैं, और वो ठीक है मम्मा देखो ये मैंने ये किया, मैंने ये किया, या तुम कर लो काम अपना, बेटा तुम अपना काम कर लो, या हम कहते हैं कि रुक 2 मिनट, रुक 2 मिनट, एंड देन वी मतलब हम कैरी ऑन करते हैं। आप देखोगे कि वही बच्चा जब टीवी देख रहा है और उसकी मां किचन से आवाज लगाती है कि टिंकू आजा खाना खा ले, तो वो ऐसे कर रहा होता है, टीवी की तरफ कह रहा होता है रुको 2 मिनट आ रहा हूं। मतलब वो सेम जेस्चर आपको देखने को मिलेंगे। आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस। उसकी मम्मी देख भी नहीं रही है, लेकिन जेस्चर बिल्कुल वही है उसका, क्योंकि उसे और दुनिया नहीं पता, उसने नहीं देखी। हम एक बात तो कह देते हैं बहुत बार कि बच्चा तो जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा वैसा ही सीख जाएगा, लेकिन वो एनवायरनमेंट कैसा, वो एनवायरनमेंट कैसे, उसके आपके डायलॉग्स का असर क्या होना है, ये बात आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए। क्योंकि जब कोई पेरेंट आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आएगा एंड यू आर एक्टिंग एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, तो आप उसकी बातों से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रॉब्लम उस बच्चे के ओरिजिनल नेचर में है, उसकी मम्मी से आई है, पापा से आई है, टीचर से आई है, पड़ोस से आई है, दोस्त से आई है, कहां टेलीविजन से आई, कहां से आई है, यू नीड टू फाइंड आउट। अगर हम उस एग्जैक्ट पॉइंट तक पहुंच पाए, वी कैन रेक्टिफाई, वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन जिसको वो प्रॉब्लम कह रहे हैं। इसीलिए आपको उस बिहेवियर का भी अंदाजा होना चाहिए कि बच्चा उसको कैसे समझता है, वो आपकी बात क्यों माने। देखो इट्स अ बिगेस्ट क्वेश्चन कि वो आपकी बात क्यों माने। आप टीचर हैं, मान लीजिए आप ये कहते हो कि बच्चा हमारी सुनता ही नहीं है, या मां बाप ये कहते हैं कि वो हमारी सुनता ही नहीं है। नाउ आस्क द क्वेश्चन, क्या वो किसी की नहीं सुनता? नहीं, अपनी टीचर की तो सुन लेता है, या फिर नहीं अपने पापा की तो मान लेता है, नहीं अपने दोस्तों की, मतलब किसी की, एनीवन। देन फाइंड आउट कनेक्शन क्या है उनके बीच, कि जिसकी सुनता है उसके बीच कनेक्शन क्या है। क्या कोई लालच का कनेक्शन है? क्या कोई डर का कनेक्शन है? डर के करता है, नंबर लेने हैं मैडम से प्रैक्टिकल के, इसलिए मान लेता है। वाई? मैक्सिमम डर।
चाहे वो नंबरों का हो, चाहे वो डांट का हो, चाहे थप्पड़ का हो, अगर वो डर से मान रहा है किसी से भी, इसका मतलब वो टेम्परेरी है। जिस दिन डर निकल जाएगा उस दिन मानना बंद कर देगा। आप तो बड़े हो, आप सबकी मान लेते हो? बताइए, हर बड़े आपसे जो उम्र में बड़ा है, क्या आप सबकी मान लेते हो? किसकी मानते हैं? पेरेंट्स की नहीं मानते हम। पेरेंट्स की तो आप मानते ही नहीं। हमारी सोच में ठीक लगता है। और देखिए, ट्रस्ट एक बड़ा फैक्टर है, और एज एल्डर हैं, वो बड़े हैं, अगर हमने मान लो पुरानी सभ्यता के अकॉर्डिंगली अपना एक रूल बना रखा है कि हमारे जो बड़े हैं वो हमारे फेवर में ही सोचते हैं, हमारा भला ही चाहते हैं, मेरे ख्याल से, मतलब मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो मैं कितना सही हूं या गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पेरेंट्स की मान रहे होते हैं ना, तो मैक्सिमम टाइम अंदर से दुखी हो रहे होते हैं, अंदर से फील नहीं कर रहे होते हैं। हाँ, वो मानना मतलब जैसे फॉर एग्जांपल करियर का ऑप्शन है, आप लाइफस्टाइल का ऑप्शन, मान लाइफस्टाइल का ही ऑप्शन है, मान लो आपका कुछ करने का मन कर रहा है, आपके बड़े कभी नहीं चाहेंगे कि आप वैसा करो, क्योंकि वो कहते हैं हमने अपना तजुर्बा देखा है, इसका कोई फायदा नहीं जो तुम कर रहे हो। मान लो घूम नहीं जा रहे हो तब, हाँ हाँ, एनीथिंग। और म्यूचुअल डिस्कशन का मतलब ये है कि समवन इज ट्राइंग टू कन्विंस यू कि ये ठीक नहीं है ना? हम कन्विंसिंग पोजीशन में होते हैं, जो बढ़िया आर्गुमेंट देता है वो हमारे को कन्विंस कर लेता है, या हम बढ़िया देते हैं तो वो हम उसको कन्विंस कर लेते हैं। देन दैट मीन्स कि या तो हम रिस्पेक्ट के तौर पे या बड़े होने के तौर पे उनकी मान लेते हैं, या फिर हमें उनकी बात सही लगती है इसलिए मान लेते हैं, या जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं उन पे मान लेते हैं। और इससे भी बियॉन्ड एक बड़ा पर्सपेक्टिव मैं ये मानता हूं कि जिसको आप मानने लायक समझते हो उसकी मानते हो, बड़े लेवल पे अगर देखें तो। क्यों जी? जैसे आपने गाड़ी लेनी है फॉर एग्जाम्पल, यू विल नेवर आस्क योर पेरेंट्स कि गाड़ी कौन सी लें, कभी भी नहीं लोगे। आप अपने पेरेंट्स से तो नहीं पूछोगे ना, आप तो उनसे तो ये पूछोगे कितने पैसे हैं जेब में, ये बताओ बस खाली, कि बजट कितना है। मतलब पेरेंट्स से सिर्फ बजट के बारे में पूछा जाएगा, बट गाड़ी कौन सी होगी इसके लिए आपको या तो इंटरनेट सर्च करना होगा, या फिर आपको अपने दोस्तों से पूछना पड़ेगा जो बहुत सारी गाड़ियों में डील करता है, या फिर स्पेशलिस्ट के पास जाके गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लेके आनी पड़ेगी। यू नीड सम स्पेशलिस्ट फॉर दैट। घर में कलर कौन सा करना है, किसी ने भाई तो अपने कमरे का बता दे तेरे को कौन सा चाहिए, इतना तक तो पूछ सकते हैं। पूरे घर का करने के लिए अपन स्पेशलिस्ट बुलाएंगे। दवाई लेनी है, दर्द है, पेट दर्द है, वी विल ऑलवेज आस्क स्पेशलिस्ट। अपना एक्सरे जो है वो डॉक्टर को दिखाते हैं। ऐसे ही होता ना, काम वाली बाई से तो कुछ नहीं पूछते ना क्या लेना चाहिए घर में, बिकॉज वी डोंट फाइंड हर अ स्पेशलिस्ट ना, सिंपली। अब आप इसको थोड़ा सा बड़े पर्सपेक्टिव में समझ के देखने की कोशिश कीजिए। एक बच्चा जब वो छोटा है, जब उसकी मां उसको काम करवा रही है, उसका काम करवाने का तरीका क्या है, बिकॉज वी नीड टू वॉच एज ए होल ना, पूरा कॉन्सेप्ट। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे ना? एनीवन लाइक फाइंडिंग कि ये मतलब रिलेवेंट है, लग रहा है आपको? दैट्स फाइन। तो कई बार ऐसा होता है कि चल तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम था, पता नहीं क्या सिलेक्ट कर दिया। क्योंकि हम यहां से आएंगे यहां तक, पहले बच्चे को छोटे से यहां तक तो आ जाए ना, हम स्कूल तक तो आए पहले, अभी तो पैदा ही हुआ है ना। हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो अभी अभी पैदा ही हुआ है तो वो चीजों को कैसे देख रहा है, वो आसपास की वाइब्रेशंस कैसे देख रहा है। इवन आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो 1.5 साल का बच्चा गोदी में आप लेके खड़े हैं और पड़ोस का कोई नेगेटिव एनर्जी वाली कोई लेडी या आदमी है, वो घर में घुसता है, तो जैसे उसको देख के कुत्ता भौंकता है, ऐसे ही बच्चा रोना शुरू कर देता है। डू यू फील दैट कि इसके पास तो जाएगा ही नहीं है किसी भी हाल में? इसका मतलब क्या होता है? नहीं, इट्स ट्रू, मतलब कि हम उस बंदे के बारे में अगर अच्छी फीलिंग नहीं रखते हैं जो हमारे घर में एंटर किया है, वो बच्चा उसके पास जाके कभी खुश नहीं होएगा, ये श्योर है।
उसको आपने बताया नहीं है कि ये खराब आदमी है, लेकिन वो जानता है आपके बिना बताए, बिकॉज वाइब्रेशंस जो हैं वो कैच करता है, वाइब्स का अपना काम होता है। सो जब एक छोटा बच्चा अपनी मां को स्मेल से पहचान लेता है, जब वो पड़ोसी को उसकी वाइब्स से पहचान लेता है, तो आप उसकी इंटेलिजेंस पे शक करते हो? मतलब ही इज दैट मच स्मार्ट। वो उसने पॉटी कैसे करनी है, सुसु करनी है, भूख लगी है, उसके रोने का स्टाइल ही अलग होता है हर बार। जब उसका रोने का स्टाइल अलग होता है तो आप उसके रोने के स्टाइल से, उसके एक्शन से यह पहचान लेते हो कि वो क्या कहना चाह रहा है। इसका मतलब है ही इज प्रिटी स्मार्ट टू टेल यू एवरीथिंग। अब थोड़ा बड़ा हो गया वो, बड़ा होने के बाद उसकी मम्मा को टेंशन है कि अब इसको स्कूल में कराना है, स्कूलों में एडमिशन इंटरव्यू के बेस पे होना है, उसको कितना नॉलेज है इसके बेसिस पे होना है। हम उसे सिखाना शुरू करते हैं ABC, काउंटिंग्स, जितनी एज मैनी मतलब चीजें हमारे पास हैं, हम उसको सिखाना शुरू करते हैं। ऐसा बहुत बार देखा मैंने कि स्कूल में जाने से पहले कुछ मदर्स अपने बच्चों को लिखना तक सिखा देती हैं। आई थिंक आपको भी पता होगा कि उस बच्चे को इतनी सारी चीजें आती हैं पहले से ही। तो जब उसकी मदर उसको सिखा रही है, क्या मैसेज जा रहा है एज अ होल, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। और उसका लेटर ऑन इंपैक्ट क्या पड़ना है, यह भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए मैंने आपसे बात शुरू की थी जब, और मैंने कहा था आपके एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा, आपकी एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। मान लो मैं आखिर तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, तो आखिर में जाते हुए कांटा मार के जाना है आपने पक्का, कि बोल तो कुछ और रहा था, हमें कुछ मिला तो है नहीं। है ऐसे होता है। आप कोई उम्मीद करते हैं किसी से, सामने वाला वो डिलीवर नहीं करे तो सिंपली हम रिजेक्ट कर देते हैं कि अगली बार इससे पूछना ही नहीं, क्योंकि तो कुछ और ही जवाब देता है, हम पूछते कुछ और हैं। इसी तरह से जब वो बच्चा, मान लीजिए शेल्फ के ऊपर कुछ रखा है सामान, उसका खिलौना रखा है फॉर एग्जांपल, उसका हाथ नहीं जा रहा, उसकी मम्मा को वो बुलाएगा, मम्मा ये मेरे को ये दे दो, वो उठा के उसको पकड़ा देती है। एज अ होल क्या मैसेज जाता है पता है आपको? जब भी कोई परेशानी हो तो मम्मा को बोलो, कोई पड़ोस वाला पीट रहा है तो भी मम्मा, कोई डांट रहा है तो भी मम्मा, सामान चाहिए तो भी मम्मा, भूख लगी तो भी मम्मा, पोटी सुसु तो भी मम्मा, एवरीथिंग, एवरी, मतलब मम्मा है सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, है ना। जब हम ऊंचे से कोई चीज, मतलब मेज रख के या कुर्सी रख के ऊपर से उठा के पकड़ाते हैं, ही हैज गॉट द फीलिंग कि प्रॉब्लम जितनी मर्जी बड़ी हो, मेरी मम्मा इसका सोल्यूशन ढूंढ ही देगी। सेम, ठीक है। नेक्स्ट, पापा उसको लेके जा रहे हैं बाइक पे, क्या बोल रहा है, पापा इससे आगे निकाल दो, है ना, इस वाले से आगे निकाल दो। उससे आगे निकल गया अपना, उसके पापा सुपर फास्ट ड्राइवर हो गए, हीरो बन गए, मतलब ही इज द हीरो ऑफ दैट चाइल्ड। उसको नहीं पता बाकी कौन ड्राइवर है। उसके पापा सुपरमैन की तरह, मेरे पापा इतनी तेज बाइक चलाते हैं, पता भी है तुम्हारे को, सबसे आगे निकाल देते हैं। उनसे आगे कौन निकल रहा है वो देख ही नहीं रहा होता असल में वो सिर्फ उनको देख रहा है जिनसे आगे हम निकल रहे हैं, एंड उसका वो सारा क्रेडिट अपने पापा को दे रहा है। उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है, मम्मा से सोल्यूशन नहीं निकलता, तो पापा को हम बोलेंगे कि ये वाला खिलौना, वो कहते हैं पापा दिलाएंगे, पापा आएंगे उनसे पूछेंगे, पापा डांटेंगे काइंड ऑफ। तो मम्मा क्या करती है एज अ होल, पापा की अथॉरिटी एस्टैब्लिश करती है, वो खुद करती है कि देख पापा डांटेंगे, मतलब मैं भी डरती हूं पापा से ही, तो पापा इज, मतलब उनकी जो अथॉरिटी है उनसे हायर है। एक ये दो चीजें अथॉरिटी हो गई एस्टैब्लिश, एज अ होल बच्चा ऐसे ही सोचता है। अब आगे पढ़ाने वाली बारी आई, पढ़ाने वाली बारी आई तो हमने क्या किया कि शुरू में वो डॉटेड लाइनें होती है ना, ऐसे करके डॉट होती है कि हम लिखना सिखाने से पहले, वो जब अगर बाजार से बनी बनाई भी बुक लेकर आएंगे तो पहले वो डॉटेड आएंगी, स्ट्रेट लाइन, स्लांटिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल काइंड ऑफ, और कर्व्ड लाइन, ऐसे करके। बच्चा जब पहली सीधी लाइन पर मान लो लाइन खींचना शुरू करता है, ही विल नेवर ड्रॉ स्ट्रेट, ऑब्वियस है,
पहली बार जब उसने पकड़ी है, सबसे पहली बात तो उसने पेंसिल पकड़ी, मान लो उसने पेंसिल ऐसे पकड़ ली। अगला रिएक्शन मम्मा का, नहीं बेटा इसको ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ते हैं। हमने उसको ऐसे पकड़ना सिखाया। मैसेज क्या गया दिमाग में? अब आगे पढ़ाने वाली बारी आई। पढ़ाने वाली बारी आई तो हमने क्या किया कि शुरू में वो डॉटेड लाइनें होती है ना, ऐसे करके डॉट होती है कि हम लिखना सिखाने से पहले वो जब अगर बाजार से बनी बनाई भी बुक लेकर आएंगे तो पहले वो डॉटेड आएंगी, स्ट्रेट लाइन, स्लांटिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल काइंड ऑफ, और कर्व्ड लाइन ऐसे करके। बच्चा जब पहली सीधी लाइन पर मान लो लाइन खींचना शुरू करता है, ही विल नेवर ड्रॉ स्ट्रेट। ऑब्वियस है, पहली बार जब उसने पकड़ी है, सबसे पहली बात तो उसने पेंसिल पकड़ी, मान लो उसने पेंसिल ऐसे पकड़ ली। अगला रिएक्शन मम्मा का, नहीं बेटा इसको ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ते हैं। हमने उसको ऐसे पकड़ना सिखाया। मैसेज क्या गया दिमाग में? मम्मा ने आपको पेंसिल पकड़नी सिखा दी। कोई बुरी बात तो नहीं है। अगला, वो लाइन सीधी नहीं गई, मान लो टेढ़ी हो गई। अगले स्टेप पे क्या करती है मम्मा? बस, हाँ जी, एक एक करके करते हैं। हाँ जी, हाथ पकड़ के लिखवा देंगी पहली बार में जब। हम्म 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 हम्म, ठीक है। और वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, है ना, मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं वो है मोर देन 99% केसेस। मोर देन मतलब इसलिए कि 1000 में 10 आता है, इस हिसाब से 10 भी नहीं मिलती हैं ऐसी मदर्स। होगा क्या, पहले लाइन टेढ़ी चली गई ना गलती से। आप तो टीचर हैं, आप तो सारी टीचर्स हैं, आप में से भी सिर्फ एक मदर ने बोला कि तू पहले पकड़ना तो सीख, बना तेरे से जो बनता है। बाकी ने क्या किया, किसी ने कॉपी मोड़ी, किसी ने लाइनें डॉट छोटे कर दिए, किसी ने दोबारा से बताया, किसी ने अप्रिशिएट किया। लेकिन मैक्सिमम क्या होगा, टीचर्स कंफर्टेनिटी से बाहर चले जाइए, पेरेंट्स पे चले जाइए। पेरेंट्स क्या करेंगे, जिनकी मम्मी 10वीं तक पढ़ी है, 12वीं तक पढ़ी है, और मेरे ख्याल से बहुत सारी पॉपुलेशन है ऐसी, मेजोरिटी में ये ऐसी पॉपुलेशन है, मेजोरिटी पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो क्या करेंगी कि वो डॉटेड लाइन जैसे ही उसने गलती करी, वो इरेजर लेके सबसे पहले उसको मिटाती हैं। ऐसे नहीं बेटा, सीधी कर, फिर वो उसको सीधा करता है, अगली बार परली साइड चली जाएगी लाइन, वो फिर मिटाती है। और फिर क्या करते हैं, फिर भी गलती हो जाती है, तो जब ये देखती है मम्मा को भी किचन में खाना भी बनाना है, गेस्ट भी आने वाले हैं, और काम भी करना है, इसकी ये लाइनों पे लेके थोड़ी बैठे रहेंगे, तो फिर वो जल्दी जल्दी उसको क्या करती है कि ले मैं कराती हूं, और उसका हाथ पकड़ के वो लाइन सीधी कर देती है। दिस हैपन्स, मतलब मैक्सिमम टाइम्स दिस हैपन। अब ये होता है, इसका एज अ होल इंपैक्ट हम लोग स्टडी करने के लिए यहां पर बैठे हैं, क्योंकि हमें ये माँ बाप को बताना है आने वाले वक्त में, हमें ये समझाना है कि इसका क्या असर होता है। जब मम्मा उसकी हर प्रॉब्लम का सलूशन कर रही थी, तो वो देख रहा था कि मेरी मम्मा सुपर वुमन की तरह है, मेरे पापा सुपर हीरो हैं। जब वो मिटा रही थी तो आप उसको मैसेज दे रहे थे कि तेरे से कुछ भी सही नहीं होने वाला। एज अ होल मैसेज जाता है, मैं आपको ये बता रहा था, जैसे जेंटलमैन का मैसेज गया था, वैसे ही मिटाते ही ये मैसेज आएगा, मेरे से ठीक नहीं हो रहा। फिर जब आप उसका हाथ पकड़ के करवाते हो तो मैसेज जाता है कि मैं मेरी मां के बिना तो लिख ही नहीं सकता। और जिन जिन की माओं ने मिटा के अपने हाथ से उसको होमवर्क करवाया हुआ है, जिस जिसने उसको अपने हाथ से लिखना सिखाया हुआ है, आप में से जो है वो भी देख लेना,
और वो जो है वो भी देख लेना। उनको एक प्रॉब्लम होती है बड़ा होने के बाद, 5वीं 6ठी में जाने के बाद, कि जब तक मैं पास बैठी हूं तब तक तो कर लेता है, मेरे उठते ही नहीं करता, अपने आप नहीं करता। क्योंकि आपने अपने आप करने वाली इंस्टिंक्ट तो उसकी बचपन में ही मार दी, उस पहली बार जब वो काम कर रहा था तभी मार दी। और ये बात सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं है, जब वो साइकिल चला रहा है तब भी, जब वो कुछ कलर कर रहा है, दीवार पे कुछ कलर मार रहा है ऐसे इधर उधर पेंसिल, तब भी, वो जब अपनी पैंट शर्ट के बटन, जब शर्ट के बटन बंद कर रहा है तब भी, लेसिस बांध रहा है तब भी, खाना खा रहा है तब भी, बेड पे खिंडा रहा है तब भी, दूध पी रहा है तब भी, पॉटी कर रहा है तब भी, नहा रहा है तब भी, एवरी टाइम यू ट्राई टू करेक्ट हिम। आप उसको सिखाते हो मग पकड़ना, आप उसको सिखाते हो बैठना, आप उसको सिखाते हो सब कुछ बंद करना खोलना, सब कुछ, एवरीथिंग। देन यू गिव अ मैसेज कि आप नहीं कर सकते अपने आप, यू नीड अ हेल्प, यू नीड योर मदर, यू नीड योर फादर। एंड उस वक्त फील करो क्या होगा जब मम्मी को सिलेबस समझ में आना बंद हो गया। इमेजिन दैट मोमेंट। जैसे ही बच्चा आके बताता है मम्मा मेरे को समझाओ, वो कहती है बेटा हमने तो हिंदी में पढ़ रखा है, ये तो हमको नहीं समझ में आता है। तो बैक ऑफ द माइंड कहता फिर पढ़ने के लिए मत कहना आज के बाद, बिकॉज यू आर नॉट ए स्पेशलिस्ट नाउ। समझ रहे हैं? वो आपकी बात क्यों माने? बिकॉज यू आर स्पेशलिस्ट। डॉक्टर की बात तभी मानते हो ना, स्पेशलिस्ट है। बीमारी के केस में उसी के पास जाते हो, गाड़ी खराब हो तो डॉक्टर के पास थोड़ी जाते हैं, जो प्रॉब्लम है उसी का सोल्यूशन है। सो आप क्या करते हैं, उसको, उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट आपने खत्म कर दी और तब आपने अपने भी हाथ खड़े कर दिए। नाउ ही इज टोटली अलोन। और ये बच्चों ने बताया मुझे, इट्स नॉट लाइक कि कोई मैं देख के बता दिया। बच्चे बताते हैं पहले तो मम्मा कराती थी, अब कराती है, मैं क्या करूं, मम्मा को आता ही नहीं, पढ़ने को कहती रहती है, पढ़ ले पीछे पड़ी रहती है। क्या पढ़ूं ये पता नहीं मम्मी को, कैसे पढ़ूं ये मम्मी को पता नहीं, समझने जाऊं तो बोलती अपनी मैडम से पूछना। मैडम तो अगले दिन स्कूल में मिलेगी तो ट्यूशन रख दी, ट्यूशन वाली मैडम जो है उसको अपनी रसोई के काम से फुर्सत नहीं, वो होमवर्क फटाफट करा रही है। वो भी तो सही सिखा तो रही नहीं ना। हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने बताया वही लिखो, जो हमने सिखाया वही सीखो, जैसे हमने कहा वैसे ही करो, और जैसे तुम्हारी कॉपी में लिखा वैसे ही पेपर में लिख के आओ, देन यू आर गुड बॉय। हाँ, गुड बॉय वाली पे बात याद आया। एक पैरामीटर हम बहुत अर्ली स्टेज में, नहीं बेटा अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, गुड बॉय ऐसा नहीं करते, एक ये पैरामीटर्स हम लोग बड़े डिफाइन करते हैं हमारे पेरेंट्स। क्या बैड बॉय का कॉन्सेप्ट भी है? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। क्या बैड बॉय का कॉन्सेप्ट है? इसके बाद हम जब बात कर रहे थे, हम वहां थे जहां मैं कह रहा था कि मैंने कैसे सीखा। हम लोग गाड़ी से जा रहे, 3 साल का था मेरा बेटा जब, तो एक चलते चलते गाड़ी से मेरे साइड में बैठा था, आवाज आई जोर जोर से रोने की, ऐसे ऐसे करके वो सुबक रहा। मैंने उससे पूछा क्या हुआ बेटा, क्या हो गया? भाई एकदम से रोना शुरू कर दिया बिना ही कुछ बोले या न करे। एंड देन ही सेड, आप तो कह रहे थे कि रेड लाइट पे रुकना होता है, आप तो रुके नहीं। ऐसे होंगे ना आपके पास, आप तो ऐसा कह रहे थे। और स्टार्ट क्राइंग। मैं गाड़ी साइड में लगाई, उसके हाथ जोड़े, बेटा गलती हो गई, सॉरी, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। आई नेवर डिफेंडेड माई सेल्फ। ही टोल्ड मी कि तुम गलत थे भाई, तुम्हें समझ में नहीं आता, फिर हमें क्यों पढ़ा रहे हो अगर खुद नहीं फॉलो करना है तो। मतलब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा है, उसका बेटा साइड में बैठा है, मैं पीछे बैठा हूं, और अगले वाले बाइक वाला ना एकदम घुस गया उसके बीच में और उसने एकदम जोर की ब्रेक मारी।
तो उसका बेटा अपने पापा की तरफ ऐसे देख रहा है और उसके पापा चल पड़े तो वो बोलता है, पापा गाली नहीं देनी थी? ही टोल्ड मी कि ऐसे टाइम पे मेरे पापा का ये रिएक्शन होता है। बच्चा ऑब्जर्व करता है छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज। आप बेशक उसको ये मानते वो बच्चा है, वो बच्चा नहीं है एक्चुअली। उसका इतना बड़ा दिमाग है जो आपकी छोटी से छोटी मूवमेंट आपके चेहरे के भाव तक पढ़ रहा है। जब आप घर में घुसते हो ना तो डिमांड करने से पहले मूड देखता है कि चेहरे पे कैसे भाव है। डिमांड अभी नहीं करनी, खाना खाते हुए करनी है कि टीवी देखते हुए करनी है। जब दोस्त से फोन पे बात कर रहा हो तब पूछता है, पापा मैंने ये लेके आना है, तो ताकि फोन पे बात करते करते ठीक है ले आएंगे। जब देखता है कि दोस्त से बात करते हुए थोड़ा कम बिजी होता है बट बॉस से बात करते हुए ज्यादा बिजी होता है, तो जब बॉस का वेट करता है कि बॉस का फोन आने दो फिर टोकूंगा। ही इज दैट मच स्मार्ट एंड वी अंडर एस्टिमेट बेसिक। हम उसको सिखाने की कोशिश करते हैं। दिक्कत क्या है, मैं बहुत से पेरेंट्स को एक बात कहता हूं कि ये पॉसिबल है एंड इट इज, मतलब प्रैक्टिकली दिस इज राइट, कि आपका बच्चा आपसे ज्यादा स्मार्ट है। ये सच है, आपका बच्चा आपसे ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन आप उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप उसको वैसे सोचने के लिए मजबूर कर रहे हो जैसे आप सोचते हो। ही थिंक्स स्मार्टर देन यू, लेकिन आप उसे कह रहे हो ना ना इतना स्मार्ट नहीं सोचना, अपनी तरह सोच, अपन ऐसे जिए थे तू भी ऐसे जिएगा। एंड दिस इज रियली हैपनिंग, और मैं समझता हूं ये बहुत गलत हो रहा है। हम उन बच्चों से सीख नहीं रहे हैं। उनसे अगर नहीं सीखेंगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डाई। हम उनको नरक में लेके जा रहे हैं, कंफर्म है ये। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको शायद डिस्कस भी किया था उस दिन, बट मैं बता रहा हूं कि जब मेरा बेटा ने ना नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए और वो बड़ा हीरो बन गया पूरे नेशनल मीडिया में, तो अखबारों में टीवी में आया उसके सारे मतलब चैनल्स में। एक दिन घर आकर के रोने लगा वो कि मेरी क्लास के बच्चों ने मुझे मारा। वो उससे पहले उससे पूछा करते थे ना कि भाई तेरा फेवरेट फ्रेंड, तेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो वो कहा करता था पूरी क्लास मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ऐसे बच्चे आपको देखेंगे अपनी क्लास में भी कि सारे ही बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं, कोई तो होगा बेस्ट, कहते नहीं सारे, सबके साथ मेरी ट्यूनिंग बहुत है। तो उसकी ट्यूनिंग सभी के साथ बहुत अच्छी थी। बट जब वो आके रोया उस दिन, देन आई सेड कि क्या हुआ था, कहते मैं स्कूल नहीं जाऊंगा कल से। क्या हो गया, बच्चे मेरे को मारते हैं, कल भी मारा था आज भी मारा। क्यों मारते हैं, खिलाते नहीं अपने साथ, कहते हैं तेरे को नहीं खिलाएंगे तू गंदा है। तुमने ऐसा क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर क्यों कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरी तेरी वजह से ना हमारी मम्मी हमको पीटती है, कि तुम्हारी क्लास में तो यशस्वी, उसके कौन सा 2 सिर है, वो भी तो कर लेता है इतना, तू भी कर। कि वो इतना याद कर लेता है, उसके पास इतनी अचीवमेंट्स हैं, वो अखबारों में आ रहा है, वो टीवी में उसके इंटरव्यू आ रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते, व्हाई कांट यू लर्न। एंड वो मतलब मैं उसको ऐसे देखता हूं कि ओ मतलब इसका मतलब कि मेरा बेटा अगर उनसे ऊपर है तो ये मेरे बेटे के लिए प्रॉब्लम है। बिकॉज वो बच्चा उसको अपने साथ एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उसके माँ बाप उसके ऊपर इस बात का प्रेशर डाल रहे हैं। 4 दिन पहले तो उसकी मम्मी फोटो खिंचाने आई थी घर, और 4 दिन के बाद उसका बच्चा मेरे बच्चे को मार रहा है, वो उसको अपने पीयर ग्रुप में नहीं रख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दौड़ है ये मेरे बेटे को पूरी सोसाइटी से अलग कर देगी। अलग थलग पड़े हुए अपने बच्चे को मैं लेके कहां जाऊंगा भाई। हम क्या करते हैं, अपने वाले के लिए बहुत सारी सुविधाएं, नहीं उस गंदे बच्चे के पास नहीं जाना, नहीं उसके पास नहीं जाना, नहीं उसके पास नहीं जाना। एंड देन व्हाट वी डू, हम उसको बताते हैं कि तेरे को अब मेरे चाचा की एक बात बहुत याद आती है मुझे। बचपन में ना वो मुझे बोलते, एक बार 5वीं में था तब मैं, तू किसके साथ बैठता है क्लास में, मैं तो कहीं भी बैठ जाता हूँ, सबसे अगली लाइन में होता हूँ, कोई बैठे मेरे साइड में मुझे नहीं फर्क पड़ता। तुम्हारी क्लास में कौन है सबसे इंटेलिजेंट, अब मैं भी ठीक ठाक इंटेलिजेंट था।
तो मैंने कहा बस एक वो है, दो नाम लिए तो बात सुन। मैं कहा हाँ। अपने से होशियार बच्चे के साथ बैठा कर। मैंने कहा क्यों? बस अपने से होशियार के साथ बैठा कर। मैं कहा उनके पेरेंट्स थोड़ी बैठने देंगे मेरे को, फिर मैं उनके बच्चे से कम होशियार हूं, सो व्हाई विल ही दे अलाउ? उनके वाले तो मना कर देंगे कि अपने से कम होशियार के साथ नहीं बैठना, अपने से कम अच्छे के साथ नहीं बैठना। तो ऐसे किस किस के साथ बिठाएंगे हम? वाई आर वी इग्नोरिंग द 40th चाइल्ड? लास्ट बच्चे को क्यों इग्नोर कर रहे हैं हम? ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी की। मैं नहीं पढ़ पाया तो इसमें मेरी क्या गलती है? ऐसा करके बच्चा मुझसे पूछता है, व्हाट शुड आई आंसर हिम? मेरे से नहीं पढ़ा जाता तो मैं क्या करूं? मुझे नहीं याद आता, मेरे को नहीं। आप एक बता दीजिए, आप एक बात बताइए, आप में से कौन है जो गालियां खाना चाहता है? आप में से कौन है जो अपने माँ बाप की डांट सुनना चाहता है? कौन टीचर की नजरों में गंदा होना चाहता है? कौन सोसाइटी की नजरों में गंदा? इज देयर एनीवन जो जान के प्लान करके गंदा बनता है? लेकिन क्या आप सबकी नजरों में अच्छे हो? हम सबकी नजरों में अच्छे भी नहीं है, लेकिन हम गंदा बनना चाहते नहीं, फिर भी हम गंदे हैं। व्हाई? बिकॉज जो सामने वाले ने पैरामीटर्स बनाए हुए हैं, हम उन पैरामीटर्स में फिट नहीं बैठ रहे, और यही कारण है कि हम उनके लिए सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो व्हाई डू वी मेक पैरामीटर्स? जब हमने ये कहा कि दुनिया में एग्जिस्टिंग जितने बच्चे हैं, जितने इंसान हैं, हर एक यूनिक है, तो क्या उनको हम किसी पैरामीटर में बांध के रख सकते हैं? क्या हम उन्हीं को अच्छा कहेंगे जो हमारे बनाए हुए पैरामीटर्स में सेट बैठते हैं? वी नीड टू थिंक ऑफ इट। इसीलिए दोबारा बैठ के इस बात पे चर्चा करनी पड़ेगी कि जैसा आप सोचते हो, अगर आप उसकी गारंटी लेते हो कि वो 100% सही है, तो फिर सबको वैसा ही बनाना शुरू कर देते हैं। सो वी आर बेसिकली ट्रेनिंग द चाइल्ड, वी आर नॉट एजुकेटिंग हिम। एजुकेशन क्या मैं मानता हूं? एजुकेशन में यह मानता हूं कि वेन एवर वी टॉक ऑफ एवरीवन। वाई टू एक्सक्लूड एनी सिंगल चाइल्ड? आप सोसाइटी से किसी को भी अलग कैसे रख सकते हो? जब मैं गांव में जाता हूं, बिकॉज अब मैं गांव गांव जाकर के लोगों को यह समझा रहा हूं कि भाई ये एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को मतलब मौत के अलावा कुछ नहीं देगा, ये गारंटी है। क्योंकि सिस्टम ने या लोगों ने जिंदगी नौकरी को ही मान लिया, और हमारा सिस्टम टॉप पर 3 बच्चों को भी एडजस्ट करने की हैसियत नहीं रखता। जितने स्कूल आसपास हैं पूरी दिल्ली में, टॉप पर 3 बच्चों को भी एडजस्ट नहीं कर पाता सिस्टम, बाकी तो छोड़ ही दो। तो जो बाकी के बच्चे हैं वो कहां जाएंगे? दिस इज अ क्वेश्चन। अगर जिंदगी वही है जो नौकरी से मिलती है, तो बाकी तो मतलब मरने के लिए छोड़ दिए हमने। और जो छोड़ दिया मरने के लिए, वो मेरे को लगता है कि जिसके पास खाने के लिए नहीं है, जिसके पास पहनने के लिए नहीं है, जो सोसाइटी ने जिसके ऊपर लेबल लगा रखा है कि यू आर नॉट वर्दी, यू आर नॉट गुड इनफ, वो हमारे बच्चों के लिए खतरा नहीं बनने वाला क्या? आपको नहीं लगता कि वो उनके लिए खतरा बनने वाला जो रोटी खा रहे हैं आराम से? चाहे वो चेन स्नैचिंग हो, चाहे वो चोरी डकैती, इवन जिसको हम अलग अलग चीजों में प्रॉब्लम कहते हैं। अब मुझे गांव में वो कहता है कि यार ये क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ता जा रहा है? देखो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है ना, ये वाली चोरी की भी, डकैती की भी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी, स्कूल में भी अफेयर्स की भी, है ना? स्कूलिंग लेवल पे, और कौन सी क्लास के लेवल पे आ चुकी है पता है आपको? अरे 6th 7th अब बात करते हो। पहली क्लास वाले को पता है, नर्सरी वाले को भी पता सब कुछ, उसको पढ़ना नहीं आता पर पॉर्न साइट पता है उसको कौन कहां से होती है। दिस इज ट्रुथ। आप उसको मालूम है कहां से उसको क्या देखना है। मैं अभी 7th में है मेरा बेटा, तो 6th में था तब वो,
बहुत, बिकॉज मेरा एक पेरेंटिंग की खासियत क्या है कि मैं अपने बेटे को कभी करेक्ट नहीं करता, उसको नहीं कहता कि तूने ये गलत सोचा। सो ही टेल्स मी एवरीथिंग और नेचुरल वे में बताता है। अब मैंने उसको छठी में बोला कि मैंने उससे पूछा अपने लाइट वे में, अपने देसी भाषा में, देसी, मैंने कहा यार किसी के घर कॉपी कॉपी लेने चलना हो तो बता दियो, दोनों बाइक पे चलेंगे आप। तो बोलता है मतलब, ऐसे करके मेरे साथ गाड़ी में जा रहे थे हम लोग ना, तो बोलता मतलब, मैं कहा मतलब ये है यार, तुम छठी में हो गए हो, अभी तक तो तुम्हारे को क्लास में कोई लड़की लड़की पसंद आ गई होगी, तो तुम लोग करने लग गए होंगे, अब तो मेरे वाली कौन सी, तेरे वाली कौन सी वाली टाइप। ऐसे करके मेरी तरफ देख के कहते हम तो 5वीं में लग गए थे करने। हाँ, लेट हो गए पूछने में। इससे पहले मैं ये एक्सपेरिमेंट कर चुका था उसके ऊपर। मैं ये देख चुका था कि बच्चे की जो ये इस तरह की जो चीजें हैं बच्चों में कहां से आ रही हैं, किस तरह से आ रही हैं, और क्या क्या टीवी इसके लिए जिम्मेदार है, या क्या मतलब मोबाइल इसके लिए जिम्मेदार है। तो इन चीजों को हम देखने की कोशिश कर रहा था। तो क्या ये सोसाइटी में अभी आई है बच्चों तक पहली क्लास की, या पहले भी थी? तो मैं देख रहा हूं ये तो मोबाइल के आने से बहुत पहले से ही है। क्या होता कि पहले अकेलापन थोड़ा कम मिलता था बच्चों को, तो इसलिए उसका एक्सपोजर कम हो पाता था। आसपास सभी लोग, ज्वाइंट फैमिलीज वगैरह होती थी, बड़ी फैमिली होती थी, तो एक्सपोजर कम होता था, तो दिखता ही नहीं था कि इसके दिमाग में ये चल रहा, दिमाग में तो चल रहा होता था। अब मैं उसको देखता हूं कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। जब वो 4th में था तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, 4th क्लास में होते हुए। मैंने उसकी मदर को बोला, पूनम मैं अब की बार ना, इस बार इसको पूरा गंद खिंडाने का मौका दूंगा, और अब के गर्मी की छुट्टियों में ना इसकी कोई क्लास नहीं लगाऊंगा, कोई स्विमिंग नहीं, कोई आर्ट क्लास नहीं, कोई चेस क्लास, कुछ नहीं, इसकी पूरा दिन वेला। एंड मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा कि क्या करता है पूरा दिन वेला होकर के। आमतौर पे मैं क्या करता हूं कि क्योंकि वो इकलौता है तो मुझे उसके अंदर वो शेयरिंग वाली हैबिट डालनी होती थी, तो मैं हर 2 महीने में अपने भांजे भतीजे जो हैं वो बुलाता लेता था, मतलब ऐसे करके। तो कोई ना कोई यार दोस्त का बच्चा आ गया, कोई 4 दिन, कोई 10 दिन ऐसे करके रह गया। और एवरीवन ट्राइज कि यार देवेंद्र के साथ तो बच्चे को फायदा ही होना है, तो भेज दो, वो खुश होकर भेजते थे। अब क्या है कि सारे भांजे भांजियां सब आ गई मेरे घर में, 4 बच्चे छोटे और एक वो, 5 हो गए। सुबह ही 5 बजे उठ जाते, पार्क में दौड़ जाते, खेलते रहते, जबरदस्ती दूध पिलाने लाना पड़ता, फिर खेल गए, फिर खाना वगैरह सब ऐसे जैसे नॉर्मली होता है कि खेलने में ही पूरा दिन लगे हुए हैं पागलों की तरह। दोपहर में मुश्किल से उनको रोकते कि भाई गर्मी गर्मी, जब ज्यादा गर्मी होती है तो 10 बजे आ जाया करो, और उसके बाद घर में रह के खेला करो। इस प्रोसेस में 1 महीना बीत गया, सारे बच्चे वापस चले गए। देन स्कूल में जाने वाले 2 दिन बच गए। मैंने रात को बैठा, मैंने कहा विनी चल एक खेल खेलते हैं, एक थोड़ा सा बात करते हैं। हाँ बताओ। कॉपी ले आ, रजिस्टर ले आया वो, मैंने रजिस्टर में लाइनें ड्रॉ करनी शुरू की। मैं कहा एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ले, तो वो स्केल से लग गया लाइन ड्रॉ करने। मैंने कहा जितने बच्चे पार्क में मिले ना इस पूरे 1 महीने में, तेरे को कौन कौन याद है वो लिख दे। उन्हें सबके नाम लिख दिए, जो जो जिसको जानता था वो। फिर मैंने बोला कहाँ कहाँ रहते हैं अब वो लिख दे। किसी का पता था, किसी का नहीं पता था। कौन सी क्लास में है वो लिख दे। लिख दिया सब कुछ। अब ये लिख इनके साथ कौन सा खेल खेलता था तू। किसी के साथ दौड़ रहा है, किसी के साथ लुका छिपी खेल रहा है, किसी के साथ क्रिकेट खेल रहा है, किसी फुटबॉल के साथ लगा, तो ऐसे करके उन्हें लिख दिया। एंड देन अब लिख कि इसकी कौन सी बात तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। तो उसने वो अच्छी बातों में लिख दिया, ये हमें खेलने के लिए टॉयज दे देता है। ये चौथी में था जो उनके लेवल की जो बातें होती हैं। बट द अलार्मिंग सिचुएशन क्या थी कि अब ये लिख कि तेरे को इसकी कौन सी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तब वो बता रहा है ये मुझे यहां हाथ लगाता है, ये मुझे जबरदस्ती किस करता है, ये मुझे लिप्स पे किस करता है, ये ऐसे गोदी में बिठाता है तब अच्छा नहीं लगता। और वो एक एक बात उसने लिख के मुझे बताई कि ये वाले लड़के हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगते। देन मैंने पूछा कि क्या तुम्हें ये अपनी जिंदगी में दोबारा चाहिए, तुम्हें इनके साथ खेलना है, नहीं खेलना तो क्रॉस मार दे इन पे। उनके नाम के ऊपर मैंने उसके हाथ से क्रॉस लगवा दिया,
ये कहीं दिख जाए तो तू फिर अब अवॉइड कर जाना। उसको अवॉइड कर लिया। बट द कंक्लूजन ऑफ द होल रिसर्च, फिर मैंने और बातें भी बहुत सारी पूछी, उनका रिजल्ट क्या निकला, मैंने देखा क्योंकि हम अपने बच्चे को 1 साल बड़े बच्चे या 1 साल छोटे बच्चे के साथ खेलने से तो मना नहीं करते, तो 12वीं वाला बच्चा जो है वो ग्रेजुएशन वाले बच्चे के साथ बात कर रहा है खुल के, तो 12वीं वाला 10वीं वाले के साथ भी कर रहा है, और 10वीं वाला 8वीं वाले के साथ भी कर रहा है, और 8वीं वाला इंटर्न कर कर करके पहली वाले के पास आया पड़ा है। तो जो एक अडल्ट हैप्पीली मैरिड लाइफ का जो आइडिया है और जो कॉन्सेप्ट है और जो ज्ञान है, वो सारा ज्ञान पहली क्लास के बच्चे के पास पहुंचा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर मैं अभी आपके कान में कुछ बोल दूं और आप आगे बताने लगो वहां तक, तो यहां तक आते आते उसका मतलब ही कुछ और हो जाएगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि एग्जैक्ट बात ट्रांसफर नहीं हो रही है एज इट इज। जिसने जैसा समझा, देखा, सोचा, जिसका जैसा दिमाग, वो वैसा कॉन्सेप्ट बनाया और अगले को पेल दिया बस। दैट्स वाई हमारे पास वो सारा नॉलेज ऑलरेडी सबसे छोटे बच्चे के पास भी है। इसलिए किसी चीज से भाग नहीं सकते, किसी चीज से को अवॉइड नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इसके साथ नहीं भेजेंगे लेकिन इसके साथ भेजेंगे। जिसके साथ भेज रहे हो उसके साथ वो सिक्योर है, इट्स नॉट ट्रू। ऐसा आप श्योर नहीं हो सकते। तो इसलिए आपको हर बच्चे पे काम करना पड़ेगा, इसलिए आपको हर मां बाप पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चे को किससे नुकसान होगा आपको भी नहीं पता। छोड़ नहीं सकते किसी को भी। दैट्स वाई मैंने ये सोचा कि मैं अपने बच्चे को टॉपर बना दूंगा, बट रहना तो इसी सोसाइटी में है। सोसाइटी पे काम नहीं किया तो बच्चे पे काम नहीं होगा, ये कंफर्म है। जो जैसा भी है, बुरा है, अच्छा है, अच्छी बातें पता है, किसी को बुरी पता है, उसको वैसा का वैसा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक्सेप्ट करके ही उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जिसके दिमाग में 24 घंटे पॉर्न साइट चलती हो, बड़े बंदे के, बड़ा बंदा जो है, उसको भी अगर अपनी पसंद का काम मिल जाए तो काम का नशा अलग ही होता है, बशर्ते कि आपको उसमें मजा आना चाहिए। भूल जाता है वो सब कुछ, नहीं रहता कुछ भी ध्यान, बशर्ते कि उसको मजा आना अपने काम में चाहिए। क्योंकि अपने काम से बड़ा नशा कोई नहीं होता। बिकॉज वहां से आपको इज्जत मिलती है, वहां से आपको एक्सेप्टेंस मिलती है, वहां से आपको फाइनेंशियल मदद भी मिलती है, वहां से आप सोसाइटी में एक बेहतर इंसान के तौर पे एमर्ज करते हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस बच्चे को किसी एक चीज या 2 चीजों की लत बचपन में ही पड़ जाए, जिनको करते हुए वो टीवी भी भूल जाए, वो मोबाइल भी भूल जाए। जब तक ये इस लेवल पे हम नहीं सोचना शुरू करेंगे, जब तक मां बाप को इस लेवल पे ट्रेंड नहीं करेंगे, जो नर्सरी में आपके पास आ रहा है, जब तक हम उसको इस लेवल पर नहीं समझाएंगे, तब तक उम्मीद मत कीजिएगा कि आप सोसाइटी को, एजुकेशन को, स्कूल को बेहतर बना सकते हो उस बच्चे के लिए। कभी भी नहीं बना पाएंगे। और टीचर का काम सिर्फ नौकरी भर नहीं होता है। टीचर का काम सिर्फ 8 से 2 या 8 से 3, 9 से 3 नहीं चलता है। टीचर का काम दिन रात चलता है। एक मोमेंट के लिए भी आप अपने बच्चों से अलग नहीं हो सकते। अगर आप एक मोमेंट के लिए भी उनसे अलग सोचना शुरू कर दिया तो आप टीचर नहीं हो, फिर आप सैलरीड पर्सन हो, फिर आप सिर्फ सैलरी ले रहे हो, फिर आप अपने आप को टीचर मत कहो। क्योंकि दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग जॉब, मोस्ट चैलेंजिंग जॉब। हां, हाईली पेड है कि नहीं, हमें इज्जत मिलती है कि नहीं, ये एक सेकेंडरी पार्ट है, बट ये सबसे चैलेंजिंग जॉब है, मैं ये मानता हूं। क्योंकि आपका काम है आपकी क्लास में पढ़ने वाले, बैठने वाले और आपको सुनने वाले हर बच्चे की उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना, उसका रीजन ढूंढना, उसके लिए प्रयास करना। मेरा यह मानना है प्रयास सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं यहां आपके बीच आया हूं, यह मेरा प्रयास है, और इस प्रयास को कोशिश कर रहा हूं कि आप इसको एक्सेप्ट कर लें, आप अपना प्रयास बना लें। हम नहीं कहते हम दुनिया बदल देंगे, स्कूल बदल देंगे, सिस्टम बदल देंगे, हम ये कहते हैं हम प्रयास तो कर रहे हैं, कम से कम हम इस दिशा में सोच तो रहे हैं। और जैसे ही आप सोचना शुरू करोगे, जैसे ही उस बच्चे को आप मैसेज दोगे
कि तुम गलत हो गए कोई बात नहीं, वी एक्सेप्ट यू एज व्हाट यू आर। वो एक बार और टेस्ट करेंगे कि खामखाई तो नहीं कह रहे, सच्ची में एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। एक बार दो बार और उसकी गलती को वैसे ही एक्सेप्ट करना, कोई चक्कर नहीं बेटा, कोई टेंशन नहीं, हमने भी की बचपन में ऐसी गलतियां। उसके बाद वो आपका गुलाम हो जाएगा, कन्फर्म है। ऐसे बच्चे देखे होंगे आपने, जैसे ही आपने उसको एक्सेप्ट किया वो बच्चा आपका हो गया, फिर आप उसे जो कहेंगे वो कहेगा इस मैडम की तो सारी मान लेता, इसकी नहीं मानता। ऐसे बहुत स्मार्ट टीचर्स हैं जो एक्सेप्ट करना जानते हैं उस बच्चे को, विद देयर मिस्टेक्स, विद देयर डिफॉल्ट्स, विद देयर फॉल्ट्स। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं। ओ आराम से, पता नहीं ये इनके ऊपर है, अपन तो बोलते हैं, अपने तो बहुत एनर्जी है इसलिए। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जिन पे हम देखिए, इनके ऊपर डिस्कशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे ही आपको एक पार्ट पे समझ आएगा तो अगले पे मूव कर जाएंगे हम। और अच्छा, चाय पानी का किसी को लगा है क्या तलब? नींद आ गई? वो घड़ी ना फिक्स है, मतलब ना भी देखो तो भी यार इस टाइम कुछ हो रहा है वो क्या चक्कर है? वही ना, वो आप 11 बजे के हिसाब से सेट है। अच्छा, एक बात बताइए सिंपली, मेरे ख्याल से ये बिना ब्रेक का लॉन्गेस्ट लेक्चर सुना होगा आपने, 1.5 घंटे तक का। ऐसा होता है? तो क्या ऐसा होता है कि हम 1.5 घंटा कॉन्टिन्यूस कनेक्टेड रहते हैं? कनेक्शन बीच में टूटता ही टूटता है। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा था कि क्लास में अगर बात बच्चे की समझ में आ रही है, अगर वो उससे रिलेटेड है, तो आपके साथ वो जल्दी कनेक्ट होता है। दिक्कत क्या हो रही है कि जो तूपड़ मेथड है या जो मार्किंग वाला है नंबर, वही ये इस क्वेश्चन का आंसर ये है, लिख लाई, और वो कनेक्ट ही नहीं होने देता टीचर को बच्चे के साथ। और ये बिगेस्ट प्रॉब्लम मैं महसूस करता हूं कि स्कूल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कनेक्शन की प्रॉब्लम है, कि बच्चा कनेक्ट नहीं हो पा रहा, कहीं भी नहीं कनेक्ट हो पा रहा। कहीं भी नहीं का मतलब है, इसके पीछे एक और बड़ा कारण मैं मानता हूं, वो ये है कि मकसद क्या है। यानी कि आपका बच्चा पैदा करने का मकसद क्या है, मतलब पेरेंट का, किसी का भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप ये तो एक वो हो गया, अगर इसको थोड़ा स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बात की जाए, और ऐसा किसी से अगर सुना हुआ आपने, किसी आध्यात्मिक गुरु से, कि आप सेलेक्ट नहीं करते हो बच्चा कौन आए आपके घर में, बच्चा सेलेक्ट करता है कि मेरे पेरेंट्स कौन होने चाहिए। और वो इस बेसिस पे डिपेंड, और इस बेसिस पे होता है कि आप जब कंसीव करते हो तो आपके दिमाग में क्या है। और ये ट्रुथ है, इसमें कोई वो नहीं है। आपका बच्चा किस दिशा में जा रहा है, वो दिशा वही है जो आपने तब डिसाइड की थी जब उसके लिए आप प्लान कर रहे थे कि मेरा बेटा बड़ा हो के मेरे लिए मकान बनाएगा, पैसा कमाएगा, मेरी सहारा बनेगा बुढ़ापे का, या बहुत पढ़ लिख के बड़ा अफसर बनेगा। वो उस दिशा में जा रहा है ऑलरेडी। एक आधा तो ऐसा होता है ना, बड़ा होकर अपने को गुंडा बनाऊंगा मैं तो अपने वाले को, ऐसा भी होते हैं बड़े सारे, ठीक है। तो वो जा रहा है उस वक्त, वो उस वक्त गलती से उन्होंने कॉन्सेप्ट ले लिया तो वो बनेगा ही, मतलब डेफिनेटली। इसकी थोड़ी अगली कड़ी में अगर हम बात करें, तो जिस जगह पे आप आज बैठे हैं उसका मकसद क्या है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि
हमारे यहाँ टीचर कौन बनता है ये आपको भली भांति पता है। पता है जो टीचर बनना चाहता है वो बनता है, या मतलब अब देखिए एक बच्चा जब 10वीं के मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे उसको एडमिशन मिलता है। अगला भाई स्ट्रीम मिलती है नंबरों के बेसिस पर, फिर उसको कॉलेज मिलता है, फिर उसको पढ़ाई मिलती है, फिर उसको प्लेसमेंट मिलता है। जिसको प्लेसमेंट नहीं मिलता है वो यूपीएससी की तैयारी करता है, यूपीएससी की छोड़ के वो स्टेट सिविल्स की तैयारी करता है, वो जिसका लगता है कि यार अपने बस की ये खेल नहीं है वो फिर एसएससी की तैयारी करता है सब इंस्पेक्टर के लिए, या आर्मी में एनडीए के लिए, या फिर ग्रेजुएशन के बाद कोई कंपनी ज्वाइन कर ली या और दूसरी चीजों के लिए, तो वो ज्वाइन करता रहता है ऐसे करके ना। जो जो बच जाते हैं आखिर में ना, फिर सोचते हैं कि और कुछ नहीं मिल रहा है तो चलो जेवीटी कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं। दिस इज ट्रुथ इन मोर देन 95% केसेस, मोर देन 95% केसेस की बात कर रहा हूं मैं। हमने अपने बच्चे को टीचर बनाने के लिए, मुझे नहीं पता कितने लोग अपने बच्चे को ये कहते हैं कि तू टीचर बनना बड़ा होकर, कि टीचिंग बहुत अच्छी जॉब है। मुझे नहीं लगता कि हम कहते हैं, सोसाइटी में कोई भी नहीं कहता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए चलना हो एक अलग बात है, सरकारी नौकरी के लिए एक अलग बात है, लेकिन बच्चे के खुद ही इतना पैशनेट है वो बच्चा कि वो गुड्डियों को पढ़ाती है बच्ची, अगर कोई वो अपने खिलौनों को पढ़ाता है खड़ा करके, वो इतना पैशनेट है, वो अलग बात है, और वो उसको कितना कैरी कर पाता है। बट हमारे यहाँ टीचर आखिरी कॉन्सेप्ट होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। आप देखिए आप पढ़ाते कैसे हैं, आपका पढ़ाने का तरीका क्या है, वही तरीका है जो मैंने आज से 20 साल पहले देखा था। मैं जब स्कूल में था और आज जब मैं स्कूल देखता हूं, उससे इतर क्या आपको फर्क महसूस होता है? कैसे? पहले जो टीचर पढ़ाते थे वो भाई खड़े हो जाओ जरा किताब पढ़ो। हम अपने बच्चों को पहले चैप्टर समझाते हैं, हम अपने बच्चों से पूछते हैं हाँ भाई समझ आया या नहीं आया, अच्छा तू चल छोड़, तुझे समझ आया, सबसे लास्ट वाला तू बता, इसका देखते हैं कि जिसका ध्यान इधर उधर है। हम पहले बच्चों से पूछते हैं, नहीं तो आगे बढ़ने का कोई फायदा ही नहीं, बच्चा शोर मचाएगा जी। यदि उससे पूछेंगे ही नहीं कि समझ आया नहीं आया तो अगले स्टेप पे जाने का कोई फायदा नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है बात, उसका फायदा नहीं है। दिस इज एन आइडियलिस्टिक सिचुएशन विच यू आर टॉकिंग अबाउट। और जैसे अगर आप पहले तो टीचर ही बोलता था, पहले क्या होता था कि मौका भी नहीं देना बोलने का। हाँ 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 आप यहाँ हो उसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है, बिकॉज़ टीचर्स को ट्रेन करने की कोशिश की जा रही है टू बी अ बेटर टीचर। मैं आपको बताऊं, टीचर्स को ट्रेन करने की कोशिश की जा रही है, और ये मुझे लगता है लवली स्कूल पहला स्कूल है दिल्ली में, अगर आप ये कह रहे हो तो। मान लो मैं, अगर मेरे को कह रहे हो, और जो दूसरे सेमिनार्स की जहां तक मैं कहता हूं, जैसे सीबीएसई के सेमिनार्स आपने देखे होंगे। सीबीएसई के सेमिनार्स क्या करते हैं, आपको एक मॉड्यूल देते हैं, एक मॉड्यूल देते हैं, वो बना बनाया मॉड्यूल होता है, करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसको लेके करते हैं, आपको सिखा देते हैं और आप आ जाते हैं। जहाँ तक मैं आप किसी की बात नहीं हाँ हाँ बिल्कुल कहिए। कि मेरा एक एम होता है बच्चों को इंडिपेंडेंट बिल्कुल। मैं पहला सेंटेंस ही ये बोलती थी आप इंडिपेंडेंट बने क्योंकि हाँ हाँ नहीं नहीं हाँ हाँ इसकी जरूरत नहीं है। हाँ हाँ मैं बड़े नहीं नहीं बैठे बैठे रहिए। हाँ बच्चों की आदत होती है, एक छोटा सा एग्जांपल है कि अपना होमवर्क पूरा करना तो दूसरे विद्या ना टीवी पर आए एग्जैक्टली। और अभी न्यू सेशन शुरू तो मैंने इसी बात थीम को लिया इसका कि तुम लोग इंडिपेंडेंट बनोगे, बुक्स पड़ोसी क्लास से नहीं हायर करके लाओ। बिल्कुल और मैम ने सर पूर्विस कि मैंने मेरी क्लास में एक भी बच्चा साइड वाली किताब क्लास से किताब नहीं लेता। बिल्कुल बिल्कुल। बी अलर्ट अबाउट इट कि आप दोगे तो वो क्यों दे रहा है दूसरा, इस बात को मैंने डाल दिया कि आपको किताब मांगनी ही नहीं। बिल्कुल क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ 3 दिन अलर्ट रही, चौथे दिन सारे बच्चे 35 के 30 बच्चे बस किताब बिल्कुल। आप यही दूसरी क्लास से मांग के नहीं, क्योंकि मैंने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया कि यू आर डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट। ये जो बात है ना, ये आपने इस सेशन में लागू की है। ये आपने ये कहा कि हमने 3 दिन अलर्ट रही और उसके बाद चालू हो गया, मतलब इट इज स्टिल हैपनिंग। कंटिन्यू था, लेकिन इस बार मैं बड़ा फोर्सली है क्योंकि पिछले साल इस चीज फोर्सली पिछले साल मैंने काफी कब देखा इस चीज को, पिछले साल ऑब्जर्व किया। हाँ हाँ तो यही चलता है, उसी बात, हर वक्त यही चलता रहता है। पिछले साल तक भी इन्होंने ऑब्जर्व किया, यही चलता रहता है। उसको कवर अप किया। हाँ
बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो आपने कहा, और जो आपने कहा हम क्या कर रहे हैं कि जैसा हम कह रहे हैं वही सही है, जो हम तरीका बता रहे हैं वही सही है। एजुकेशन सिस्टम पहले सिर्फ हम घरों में भी चेंज हुआ है, स्कूलों में भी चेंज हुआ है। पहले सिर्फ बच्चे को पढ़ाया जाता था, बच्चा इतनी एक्टिविटीज करने पड़े। बिल्कुल। देखिए, जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, ओवरऑल ग्रोथ की, तो नहीं, आप बहुत सही कह रहे हैं, हम इसी एंगल पे बात, हाँ, एजुकेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इसी पे हमारा पर्पस ये है बात करने का। मैडम ने कहा कि आज को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। आपको इन को करिकुलर एक्टिविटीज के पीछे माँ बाप क्या सोचते हैं आपको पता है? एज अ पेरेंट तो सर मैं भी ऐसा सोचती हूँ कि हाँ, बच्चा कहीं कोई फील्ड तो उसे समझ में आ रही है तो वो ग्रो कर रहा है। वो अब ग्रो मेरा कर, बेटा क्रिकेट में इंटरेस्ट लेता है, तो वो उसको आप कितना भी खिला लो जी, और खिलाने के बाद भी अगर मैं उससे कहूंगी बेटा 1 घंटा पढ़ ले, तो वो पढ़ लेता है, पढ़ लेता है। थकता नहीं है वो। क्या ऐसा भी हुआ कि उसके पापा ने उसे कभी समझाने की कोशिश की हो कि बेटा क्रिकेट में बहुत पॉलिटिक्स चलती है और तू कोई सिंगल गेम ले ले और हम कोई सिंगल गेम लेके खेलते हैं तो उसमें ज्यादा ग्रोथ होएगी? नहीं, हमने आज तक कुछ ऐसी कोशिश नहीं की। लेकिन ऐसे करते हैं। देखिए, जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज मोर देन 95% पीपल। एक्सेप्शन वो बात 5% हम छोड़ के चले हुए हैं। वो 5% हम इसलिए छोड़ के चले हुए हैं क्योंकि उसके 2 कारण हैं, और 2 की बजाय उसका एक ही कारण मैं समझता हूं कि चाहे एक्सीडेंटली चाहे डेलिबरेटली आपके पेरेंट्स ने आपकी ऐसी पेरेंटिंग कर दी कि आप अपने काम से खुश हैं। अगर आप खुश हैं तो आप अपने बच्चे को खुश होने का पूरा हक देंगे, आप उसको पूरा मौका देंगे, आप उसको पूरी फ्रीडम देंगे, सिर्फ और सिर्फ अगर आप खुश हैं तो। और इसका सिर्फ एक ही कारण है, ये जो 5% है ना, वो यही लोग हैं। क्योंकि जिस वक्त साइना नेहवाल पूरी दुनिया में नंबर 1 रैंक पे आई तो उसका एक इंटरव्यू आया कि मेरे पापा मुझे 4 बजे उठा के ले जाते थे स्कूटर पे, मैं नींद में ऊँघती हुई जाती थी और मेरे पापा मेरे को पूरा दिन वहां पे प्रैक्टिस कराते थे और मैं इस तरह से बहुत स्ट्रोंग हो गई और मैं कर गई। और मेरे जो कोच हैं मिस्टर प्रकाश पादुकोण, वो बहुत बढ़िया मुझे कोचिंग भी उन्होंने दी। ये उन्होंने मतलब ऐसा कुछ करके बताया। तो क्या साइना नेहवाल के पापा की वजह से वो वहां पहुंची, या साइना नेहवाल वैसी थी, या प्रकाश पादुकोण वैसा कोच था? इस पे क्या हुआ कि मैं उस वक्त अपने बेटे को टेनिस खिलाने के लिए लेके जाया करता था। ही वॉज जस्ट 5 ईयर ओल्ड। तो मैंने देखा कि उसके इंटरव्यू के बाद इमीडिएटली जहां पे जो टेनिस की क्लास थी, वो सर्दियों के दिनों में उसका इंटरव्यू आया था, और जहां टेनिस क्लास 6 बजे शुरू होती थी, उसके बाद वो 5 बजे शुरू हो गई उसके इंटरव्यू के बाद। कुछ पेरेंट्स ने इंसिस्ट किया कोच को कि हम अपने को सुबह सुबह जल्दी लेकर आया करेंगे, और ये कंटिन्यूअस हुआ। इसके थोड़े से अगर दूसरे पैरामीटर्स पे गौर करें तो दीपिका पादुकोण वाज आल्सो एन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर। खुद प्रकाश पादुकोण, उसके पापा, इंडिया के बहुत बेहतरीन कोचेज में होते हुए भी अपनी बेटी को बैडमिंटन में कंटिन्यू नहीं करा पाए, और उसे बैडमिंटन छोड़ना पड़ा बीइंग एन इंटरनेशनल प्लेयर। वो इंटरनेशनल खेल चुकी थी। अगर प्रकाश पादुकोण इतने अच्छे कोच होते तो सारे ही बच्चे फिर वैसे बनने चाहिए थे। अगर उसके पापा की वजह से वो बन पाई तो फिर सारे जिन के पापा सुबह उठा के ले जाते हैं फिर वो सारे बनने चाहिए थे। अगर साइना नेहवाल की वजह से बन पाई तो जो इतनी स्ट्रगल करते हैं वो सारे बन जाते। बट इट नेवर हैपन्स। हमारे यहां जो जोर लगा रहे हैं, अगर गलती से या डेलिबरेटली, या तो मां बाप इतने अवेयर, इतने इंटेलिजेंट, इतने ऑब्जर्वर, तगड़े ऑब्जर्वर हैं कि वो उस बच्चे की हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करके, कैलकुलेशन करके, उससे पूछ के, कैलकुलेट करके उसको उस दिशा में या तो ले जा रहे हैं, या गलती से मां बाप चाहता था और वो उसी चीज के लिए बना था बाय चांस। वो 5% लोग आर हैप्पी इन दिस इंडिया, इन दिस कंट्री। ये इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स,
पूरी रिपोर्ट है और आप अपनी सोसाइटी में देख पाते हो कि मोर देन 95% पीपल इन इंडिया आर नॉट हैप्पी विद द जॉब दे आर डूइंग। एजुकेशन सिस्टम को नहीं, ये था हैप्पीनेस इंडेक्स का, कंट्री का रैंकिंग था। मैं जो बात कह रहा हूं 194 लोग यूएन में रजिस्टर्ड अगर हैं, मतलब कंट्रीज हैं, तो उसमें से वो 170 180 के आसपास थी वो, है ना। और हाँ, उन्होंने दिया था, लेकिन मैं तो अपनी रिसर्च भी बता रहा हूं और आप अपने आसपास में ढूंढ लीजिएगा। मतलब हमारे यहाँ आसपास सोसाइटी में आपको कैसे लोग मिलेंगे आप देख लीजिए। मतलब इट्स नॉट, एक और बात बताऊं मैं आपको, जो मैं आपको बता रहा हूं वो मैं अपनी फाइंडिंग्स बता रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूं आपके साथ। नाउ यू नीड टू एनालाइज कि हम कहां खड़े हैं। आप ऑलरेडी एक पॉइंट आगे खड़े हैं, तो फिर क्या जरूरत है पीछे आने की आपको। समझ रहे हैं ना आप। अगर आप 4 पॉइंट पीछे खड़े हैं तो 2 पॉइंट आगे सरक आइए। एक सिंपल फंडा है। हमने ये कहा कि आप अपने आसपास देखेंगे मोर देन 95% पीपल इन इंडिया, और ये परसेंटेज अमेरिका में 80% पे है। मतलब वहां जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां भी ये हाल है, जिनको हम कहते हैं वहां कम से कम इंसान को इंसान के तौर पे इतनी रिस्पेक्ट तो मिलती है। हमारे यहां तो इंसान के तौर पे हमें क्या रिस्पेक्ट मिलती है, यू नो वेरी वेल। एज अ पर्सन हमें कितना क्या समझा जाता है। हमारे यहाँ तो एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम भी ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री कर दिया गया। हम तो रिसोर्सेज हैं बेसिकली, अगर देखा जाए तो हम तो इस्तेमाल करने की चीज हैं। तो क्या हुआ कि जब 95% लोगों की हम ये बात करते हैं कि दे आर नॉट हैप्पी विद द वर्क दे आर डूइंग, तो हाउ कैन दे बी अ मोटिवेशन टू द पीपल टू बी हैप्पी। अगर हम ये देखें, आप अपनी ही लाइफ से सोच लीजिएगा कि सुबह से लेके शाम तक जो भी काम आप करते हैं उसमें आपको कितना आनंद आता है। मतलब उठ के घर का काम करने से लेकर के, स्कूल में आने से लेकर के, जाने के बाद बच्चों के साथ लगने से लेकर के, और रात तक, चाहे उसमें ड्राइविंग भी इंक्लूड हो गई। डू यू लव ड्राइविंग, डू यू लव दिस थिंग, डू यू लव दिस थिंग, तो यू विल फाइंड कि मैक्सिमम चीजें हम वो कर रहे हैं जो हमें करनी पड़ रही हैं। और इट्स द ट्रुथ, क्योंकि हमें या तो अर्न करना है, या हमें कहीं एक स्टेटस चाहिए, या हमें कहीं ना कहीं सोसाइटी में अपनी एक पोजीशन चाहिए, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम इस पोजीशन पर होंगे तो सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करेगी। रीजन बीइंग कि इंसान हो चाहे जानवर हो चाहे कोई दूसरी स्पीसीज हो, एवरी स्पीसीज इज फाइटिंग फॉर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। बेसिकली वो अपने आप को एक्सेप्ट करवाना चाहती है कि एनवायरनमेंट उसको एक्सेप्ट कर ले जैसे हम हैं। नहीं है तो वो खुद को अपने आप को चेंज कर लेते हैं, अडेप्टेशन जिसे हम कहते हैं। फिर हम अडेप्टेशन पे लगे हुए हैं। वे आर नॉट, अब क्योंकि वो तो चलो एनवायरनमेंट के साथ किसी स्पीसीज का या किसी जानवर का होता है, बट अगर बच्चों पे अगर इस चीज को लेके जाए हम, तो उनको भी हम वही आदत डाल रहे हैं अडेप्टेशन की, कि हमने अडॉप्ट किया, हमने इन चीजों को अडॉप्ट किया तो तुम भी करोगे आने वाले टाइम में। हम इस प्रोसेस को रिवर्स में लेके जाने की बात करते हैं, जो हम करते हैं कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड यू नीड टू रीफ्रेम द एनवायरनमेंट। अभी जब हम इस रियल कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे समझना है, क्या लॉजिक है, कैसे सोचते हैं, ये वाली चीजें तो बाद में चलती रहेंगी। इंटरवल के बाद, कितनी देर का इंटरवल है? 20 मिनट्स का इंटरवल हम लेते हैं, 20 मिनट का। आप लोग फ्रेश वगैरह हो जाइए, चाय पानी पीजिए, और फिर हम वी बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज थॉट प्रोसेस एंड पर्सनालिटी। थैंक यू वेरी मच। गुड। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप ऑलरेडी अवेयर होंगे, कुछ चीजें बहुत अलग नहीं होंगी जो आपने सीखा है, बस हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। हो सकता है क्योंकि आपके पास मल्टीपल इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी से रिलेटेड ऑलरेडी आपकी ट्रेनिंग हुई है एक है, और एमआई से रिलेटेड आपकी ट्रेनिंग हुई है।
हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की तरफ हम मूव करने की कोशिश करेंगे कि हम प्रैक्टिकली उनको कैसे समझते हैं। वाईफाई कनेक्शन है यहाँ पे? वाईफाई पर कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं आता। यहाँ पे नहीं आता। चलिए ओके, चलिए कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं। हाँ, मल्टीपल इंटेलिजेंस से पहले हम थोड़ा सा इस बात पे फोकस करते हैं कि कोई भी इंसान सोचता कैसे है, डिसीजन मेकिंग किस बेसिस पर लेता है। ये पहला सवाल होगा, क्योंकि जब भी आपको करियर से रिलेटेड डिसाइड करना है, इवन आपको शर्ट भी खरीदनी है, आपको मोटरसाइकिल, कार, कुछ भी खरीदना है, घर बनाना है, कोई भी डिसीजन लेना है लाइफ का मेजर, शादी करनी है, तो आपका जो बेसिक थॉट प्रोसेस होगा वो वही रहेगा जैसे आप पैदा हुए हो, जैसा आपका दिमाग का ओरिजिनल ब्रेन है। वो आप नहीं, उस थॉट प्रोसेस को रोक नहीं सकते, उसको बदल नहीं सकते। तो इसलिए जब हमें यह पता चल जाए कि हमारा बच्चा जो क्लास में है और जो हमारा स्पाउस है, हमारा कोलीग जो पार्टनर है, दोस्त है, उसकी ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग ये है, उसकी बेसिक थॉट प्रोसेस ये है, तो और आप इसको नहीं बदल सकते, तो देन इट इज ईजियर कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें जब आपको पहले ही मालूम है। मान लीजिए हम मैरिटल काउंसलिंग में, प्री मैरिटल काउंसलिंग में हम दोनों को, लड़का और लड़की को, हम ये बताते हैं कि देखो तुम्हारी होने वाली बीवी का जो सोचने का तरीका है वो इस तरह का है, वो चीजों को ऐसे लेती है, अब तुम तुम ऐसे लेते हो, तो ये सिचुएशंस आएंगी, तो तुम्हें इस तरह से बिहेव अगर तुम करोगे तो डिस्प्यूट नहीं होगा। यहां पे तुम कॉन्ट्राडिक्टरी आएगा तुम्हारा विचार, और अब जब आएगा आपको मालूम है तो फिर कोई इशू नहीं है। अगर वो आप मान लो मैं अपने पापा से कुछ मांगने गया या मैं उनको कुछ कहने गया, और जैसे ही उन्होंने मुझे कुछ कहा तो मैं अपनी मम्मी को बोला मेरे को पता था ये ऐसे ही कहेंगे, अब मेरे को पता था वो ऐसे ही कहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इफ वी ऑलरेडी हैव सम अजम्पशंस कि वो ऐसा, जैसे छोटा बच्चा है ना कि जा अपने पापा को बोल, नहीं पापा नहीं देंगे, पता है बच्चे को कि मेरे पापा मेरी बात नहीं मानेंगे या मानेंगे, उनको मालूम है, तो घर में कौन मान सकता है, दादा मानेंगे, दादी मानेंगे, कौन, तो वो देखते हैं कि किसका। तो एक इंसान के 3 बिहेवियर होते हैं बेसिकली, ये आपको समझना पड़ेगा। एक वो है जो इन्नेट बिहेवियर है, पैदाइशी बिहेवियर, जिसकी अभी हम बात करेंगे। पहले हम पैदाइशी बिहेवियर को देख ले। दूसरे नंबर पे आता है अडॉप्टेड बिहेवियर। ये अडॉप्टेड बिहेवियर जो होता है आमतौर पे, फिर जैसे बच्चा बोला, मम्मी ने चपेट लगा दी, तो समझ जाएगा कि ये वाली बात आगे से बोलूंगा तो चपेट पड़ेगी, तो उसने अडॉप्ट कर लिया, आगे से दिमाग में आ रहा है वही बात लेकिन बोलेगा नहीं। ठीक है ना। जैसे कई बार आपको ऐसा लगेगा नहीं ये तो ऐसे नहीं करता, वो नहीं करता इसका ये मतलब नहीं है वो नहीं सोचता, वो सोच रहा है, सिर्फ कर नहीं रहा, क्योंकि आपने रूल बना रखा है स्कूल में, आपने फोर्सफुली, जैसे आपने कहा था कि हमने फोर्सफुली उसको ऐसे करा, तो उनको पता है कि ये रूल है, मैडम गुस्सा होंगी इससे, तो वो बिहेवियर नहीं शो करेगा, लेकिन उसके अंदर से तो आवाज वही आएगी ना जो ओरिजिनल है, वो नहीं जा सकती। और तीसरा बिहेवियर है कंटेक्चुअल।
वो बिहेवियर वो होता है जब इंसान अपनी एक किसी कुर्सी पर बैठा है। आप प्रिंसिपल की जगह पर बैठ करके एक क्रिकेट कोच की तरह बिहेव नहीं कर सकते या क्रिकेट प्लेयर की तरह बिहेव नहीं कर सकते। आप जहां बैठे हो एज ए टीचर, यार तुम तो समझदार हो, यार अब तो तुम टीचर बन गए हो, अब तो थोड़ा ढंग से बिहेव करो, ऐसा करके हम डायलॉग सुनने को मिलेगा हमें, या हम किसी को कहेंगे कि अब तुम ये बन गए हो तो तुम्हें इसके हिसाब से बिहेव करना चाहिए। ये कंटेक्चुअल बिहेवियर है। तो अभी हम बात करेंगे इननेट बिहेवियर की। बाकी के दो बिहेवियर सीखे जाते हैं, और आमतौर पे जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं सारे के सारे, हम अपने कंस्ट्रक्चुअल बिहेवियर में हैं। मैं मतलब एज अ ट्रेनर खड़ा हूं तो उस तरह से हाथ हिला रहा हूं, बोल रहा हूं, कह रहा हूं, आई कांटेक्ट बना रहा हूं। आप उस हिसाब से, क्योंकि एज अ टीचर हैं तो जब आप क्लासरूम में होते हो तब आपका ये वाला मोड होता है जो मेरा मोड है ना। और फिर घर में जाते हैं तो हम एक बाप की तरह बिहेव करते हैं, माँ की तरह बिहेव करते हैं, बहन की तरह, मतलब अलग अलग इंसान से हम अलग अलग कंटेक्स्ट में बात करते हैं। वो हमारा कंस्ट्रक्चुअल बिहेवियर है, और अडॉप्ट हमने कर ही लिया है। अडॉप्ट हम कैसे करेंगे? ओरिजिनल नेचर के हिसाब से अडॉप्ट करेंगे। यानी कि जैसे हम ये कह देते हैं कि हर बच्चे के ऊपर एनवायरनमेंट का असर होता है। एक्चुअली किसी को ये नहीं पता कि एनवायरनमेंट का कितने % असर होता है। कोई कहता है कि ये तो सारा का सारा एनवायरनमेंट के हिसाब से चलता है बच्चा। कोई बच्चे के ऊपर बिल्कुल असर नहीं होता एनवायरनमेंट का। किसी बच्चे पे आधी बातों का होता है, आधी बातों का नहीं होता है। ऐसे ही होता है। तो अब हम जब इसको खत्म करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये वाला पर्टिकुलर बच्चा एनवायरनमेंट से इतना लेगा, ऐसे लेगा, ये तरीका होगा जब तक हम एंड पे पहुंचेंगे। तो पहले हम बेसिक नेचर समझ लें। जितने टाइप के पैटर्न्स, बिहेवियर हैं, थॉट प्रोसेस का जो पैटर्न है, पहले हम वो समझ लें तो हमें अपने आसपास के लोग दिखने शुरू हो जाएंगे। ये वाला काम मेरा ये वाला बच्चा करता है, मेरा ये वाला काम ये वाला, तो वो हमें पता लगना चाहिए कि ये ऐसे सोचेगा। जो ऐसे सोचेगा उसकी ये प्रॉब्लम्स होंगी। ये प्रॉब्लम्स जेन्युइन हैं। अगर ये ऐसा कर रहा है तो वो ओरिजिनल है। अब इसको हमने कैसे मोल्ड करना है, आगे कैसे ट्रेंड करना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, ये आसान हो जाएगा फिर आपके लिए। हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है, पर्सनालिटी हम डिस्कस करेंगे। पर्सनालिटी में एक इंसान की दो पर्सनालिटी होती हैं। एक को हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल पर्सनालिटी, और दूसरी होती है इंटरपर्सनल पर्सनालिटी। ये आपने अपने बीएड में भी पढ़ा होगा, और जब भी डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी पढ़ी होगी आपने बीएड में, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, और डिफरेंट थ्योरीज और पढ़ी होंगी, तो वहां पे इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल का जिक्र आपके सामने आया होगा। इसको प्रैक्टिकली हम कैसे लेते हैं? अभी तक जो आपने करा वो मतलब हो सकता है वो ऐसे किया हो कि हमने एग्जाम देना है, जो उसमें लिखा हुआ है उसी हिसाब से हम सोचते हैं। इसका रियल में क्या है? इंट्रापर्सनल पर्सनालिटी का मतलब है, इंट्रा का मतलब अपने आप से रिलेटेड होता है, खुद से। यानी मैं खुद में क्या हूं, खुद में क्या हूं, ओरिजिनली क्या हूं। और इंटरपर्सनल का होता है कि लोग मुझे कैसा देखते हैं। इसका मतलब जब मैं अपने स्पाउस के साथ हूं, अपने बच्चों के साथ हूं, अपने माँ बाप के साथ हूं, या ऐसे किसी शख्सियत के साथ हूं जो मेरे इतने क्लोज है और इतना ज्यादा मेरे साथ रहता है कि मेरी कुछ भी चीज हिडन नहीं है, ओरिजिनल नेचर मेरा बाहर दिख रहा है सबको, कि मैं सोते टाइम कैसे पड़ा होता हूं, मैं खाता कितना अच्छे से हूं, मैं बैठता कैसे हूं, मतलब पसर के बैठता हूं कि सीधा, या मतलब मेरा जो ओरिजिनल है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, वो इंट्रापर्सनल है। तो वो बिहेवियर होता है उन लोगों के साथ। और दूसरा होता है इंटरपर्सनल, कि जैसे ही घर से बाहर कदम रखे तो लोग मुझे क्या सोचें, मुझे लोग एक इंटेलिजेंट आदमी के तौर पे जाने, या मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, या मैं ऐसा दिखना चाहिए। और ये चीज आप प्लान करके नहीं कर सकते। जैसे आपने बहुत से लोगों को समझाया बहुत बार, यार तुम ना ऐसे मत किया करो, ये तो अच्छा नहीं लगता, वो बेचारे के बस की बात ही नहीं है, वो नहीं कर पाता, आपकी तरह से नहीं सोच पाता। तो वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, वो पर्सनालिटी है। दैट मीन्स
कि अच्छा ये दोनों चीजें सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती है। ऐसे बच्चे भी आपने देखे होंगे जिनकी मम्मी आपको शिकायत लगाएगी कि घर में तो ये टिक के ही नहीं बैठता। आप कहोगे नहीं नहीं बहुत अच्छा बच्चा है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है इसको। या आप उसको कहते हो कि आपका बच्चा क्लास में इस तरह की शरारतें करता है, वो कहेगा नहीं मैडम मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है घर में। तो बेसिकली उस बच्चे की इंट्रापर्सनल